आपने बोला था दाऊद अभी जिंदा है और पाकिस्तान में जाके अब किंग मेकर बन गया। इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो बिकॉज ऑफ दाऊद। शुरू से ही वाज फैसिनेटेड विद फिल्म इंडस्ट्री, तो वहाँ की एक्ट्रेसेस से उसके अफेयर तो बहुत मशहूर हैं। इतना बड़ा उनका पावर हो गया था, फिर वो इंडिया से भागे क्यों? डी सोमन करके थे, वो क्राइम ब्रांच में थे और उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए। वो लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं अंदर और वो लोग देखते हैं एसी अब भी चल रहा है, सिगार वहाँ पे आधी जल रही है। दैट वाज द लास्ट एक्शन अगेंस्ट दाऊद। कैसे निकल गया, किसने उसको हेल्प किया, यही एक मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। हुसैन जैदी, इंडियन ऑथर और फॉर्मर क्राइम जर्नलिस्ट, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर की लाइफ को बहुत करीब से स्टडी किया है। बम्बई मेरी जान, गंगूबाई एंड क्लास ऑफ 83 जैसी मूवीज और सीरीज इनकी बुक से इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। गुलशन कुमार वाला केस, उसमें आप बहुत पर्सनली अफेक्ट हुए थे, क्या था पूरा केस? सुभाष घाई पे हमला हुआ था, राकेश रोशन पे हमला हुआ था। मैंने फोन किया अबू सालिम को, मैंने कहा व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो कहने लगा अगले हफ्ते मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तुमको पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद गुलशन कुमार उनकी हत्या होती है। आपने इतने सारे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स से मिले हो, कोई साइकोलॉजिकल ट्रेट देखा है सब में जो सिमिलर हो? They are very insecure deep down. I have not seen any gangster who's very confident. What are your opinions on लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई एक कॉन्सेप्ट है। आपको कभी किसी ने धमकी दी है? अंडरवर्ल्ड से, पुलिस से, दोनों तरफ से। क्यों? हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर स्टार्टिंग से हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं एंड दे नो कि हमने एक छोटे से फ्लैट की स्पेस से कंटेंट शूट करना स्टार्ट किया था एंड एज वी ग्रू वी वांटेड अ प्रोफेशनल स्टूडियो। बट शिफ्टिंग का जो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था ना, इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। आई स्टिल रिमेंबर, हमें ना एक डेडलाइन मिली थी जहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ शूट करना था। तो हमने हमारा पुराना स्टूडियो सेटअप जल्दी से जल्दी वेकेट किया एंड ट्रेडिशनल पैकर्स एंड मूवर्स वर जस्ट नॉट गेटिंग द जॉब डन। कभी अनरीजनेबल प्राइसिंग थी, तो कभी उनके ख़राब रेपुटेशन की वजह से हम सही इंसान या सही पार्टनर को ढूंढ ही नहीं पाए एंड वी कुड जस्ट नॉट ट्रस्ट एनीवन। दैट्स व्हेन वन ऑफ माई टीम मेंबर्स टोल्ड मी, राज, पोर्टर पैकर्स एंड मूवर्स ट्राई कर। सो सेकेंड टाइम जब शिफ्टिंग हमने किया ना, और जब मैंने पोर्टर पैकर्स एंड मूवर्स ट्राई किया, आई रियलाइज दे आर सुपर रिलायबल, वैल्यू फॉर मनी एंड ऑन डिमांड। एंड पोर्टर के प्रोफेशनल पार्टनर्स शिफ्टिंग बहुत सीरियसली लेते हैं, टाइमली अराइवल होता है और जो कमिटमेंट दिया एग्जैक्टली उन्होंने वो ही फॉलो किया। इनफैक्ट उनकी जो बुकिंग होती है वो बहुत सुपर ईजी थी एंड द बेस्ट पार्ट, आई गॉट द डेडिकेटेड टाइम स्लॉट जो मेरे को टाइम स्लॉट चाहिए था उसी टाइम पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर शिफ्टिंग हुई। इनफैक्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे जो इतने महंगे थे, उन सब के साथ मल्टीपल लेयर पे हमें पैकिंग मिली। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग एंड यू आर स्ट्रेस्ड, पोर्टर्स पैकर्स एंड मूवर कैन बी योर बेस्ट पार्टनर। 1 BHK से लेके पेंट हाउस तक हाउस शिफ्टिंग करनी है या ऑफिस शिफ्टिंग, पोर्टर है, हो जाएगा। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ टू बुक इट। मुझे बताओ, आप इतने बड़े क्राइम राइटर हो, राइट? तो कौन कौन से क्रिमिनल से आप मिले हो? मैं अरुण गवली से मिल चुका हूँ, छोटा शकील से मिल चुका हूँ, नहीं छोटा शकील से बात की, सॉरी, अबू सालिम से मिल चुका हूँ। अश्विन नायक को मतलब वी हैव नॉट हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन, वी हैव जस्ट काइंड ऑफ हैड अ वेरी कैजुअल थिंग बिकॉज ही वाज कुमार पिल्ले करके, हमने उसको दूर से हाय हेलो कही बिकॉज ही वाज इन लॉकअप, उससे हमारी बात नहीं हो पाई है। खालिद पहलवान से मिल चुका हूँ बट ही इज़ अ रिटायर्ड क्रिमिनल नाउ, सो वी कांट से के ही इज़ क्रिमिनल एनीमोर। एंड देन लॉट ऑफ छोटा मोटा गाइज जो शूटर, दाऊद और इन सब से नहीं मिले? दाऊद से नहीं मिला हूँ मैं और मैं मिलना भी नहीं चाहता हूँ। मैं आई डोंट थिंक दाऊद से मिलना कोई बहुत बड़ी बात है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज थिंक कि लोगों को ये क्यों लगता है कि क्रिमिनल से मिलना बड़ी बात है। यार, ही इज़ अ मैन हु इज़ रनिंग फ्रॉम द लॉ। उस मतलब आप किसी बहुत बड़े कहानीकार से, बहुत बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट से, किसी बहुत बड़ी चीज़ से मिले तो बात, और क्रिमिनल से मिलना बड़ी बात क्या है? मुझे एक आदमी ने कहा कि मैं दाऊद भाई से मिलाता हूँ आपको और आप जहाँ बोलो, मतलब उसने मुझसे कहा कि दुबई में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और मैंने कहा भाई पाकिस्तान नहीं जाना, दुबई मुझे नहीं मिलना। ही से अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको मक्का मदीना में मिला दूंगा। मक्का मदीना में तो ऐसी बहुत सी मीटिंग्स होती रहती है। मैंने कहा अरे भाई, आप धर्म का मिसयूज़ क्यों करना चाहते हैं, रिलीजन को क्यों मिसयूज़ कर रहे हैं? मक्का मदीना जाके क्यों मिलूंगा उनसे? बोले नहीं, मतलब आप अगर चाह रहे हो कि एजेंसीज आपको ना मालूम करे, ऐसा सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी नॉट मीटिंग हिम। इफ़ एट ऑल आई नीड टू टॉक टू हिम, मैं फ़ोन पे उनसे बात कर लूँगा, बट मुलाकात मुझे नहीं करनी है।
तो यू नेवर नो, आप जिंदगी में वहाँ से बात करके आए, आपका फ़ोन टैपिंग पे है, यू आर बीइंग शैडोड, दाऊद के दुश्मन आपके दुश्मन हो जा रहे हैं। बेस्ट थिंग आई एम टेलिंग इन द क्राइम जर्नलिज्म इज यू शुड बी टोटली अनएफिलिएटेड। आपको किसी भी एक गैंगस्टर से कभी भी एफिलिएट नहीं होना चाहिए। अरे ये दाऊद का आदमी है, ये राजन का आदमी है, कभी भी वो एक स्टैम्प आप पे लगना नहीं चाहिए। आई ऑलवेज वांट टू बी लाइक इंडिपेंडेंट। पर देन आपकी स्टोरी और इम्पोर्टेंट नहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाती अगर आप डायरेक्ट इंसान से मिलो जिसके बारे में लिख रहे हो? सी, इसके दो प्रॉब्लम होते हैं। आई टेल यू व्हाट। सबसे पहला प्रॉब्लम, आपने मान ली दाऊद से मुलाकात की आपने, और मान ली कि दाऊद ने आपको कहा ये लिखो और ये मत लिखो, या ऐसा करना और ऐसा मत करना। माई होल थिंग इज़ कि मैंने ज़िंदगी में आज तक 25-30 साल में मैंने किसी की लिखने लिखाने के बारे में नहीं सुनी है। तो इसलिए मिलना। तो अब दाऊद ने अगर मुझसे कहा कि जहरी साहब ये कर दीजिए, मना थोड़ी कर दो। अब दाऊद भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो मतलब वो क्यों, मतलब व्हाई डू हैव टू गो इनटू प्लीडिंग मोड, व्हाई डू सॉरी अपोलोजेटिक मोड, यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, बस खत्म बात। बट आपका एक स्टेटमेंट है ना कि दाऊद इज वेरी पोलाइट एंड नाइस। यू, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस है, मतलब आप मिले ही नहीं हो तो कैसा एक्सपीरियंस है? व्हाट हैपेंड वाज के ये बात 1998 की है। मैंने 1995 में क्राइम जर्नलिज्म शुरू किया था, वेयर आई मैनेज टू इंटरव्यू अरुण गवली इन जेल, इन औरंगाबाद जेल विच इज़ हाई सिक्योरिटी प्रिजन। मैंने वहाँ जेल के अंदर जाके अरुण गवली से मुलाकात की और पौना घंटे उसका इंटरव्यू किया, विच आई केम बैक एंड पब्लिश्ड फॉर इंडियन एक्सप्रेस। फिर मैंने अबू सालिम से फ़ोन पे बात की है, मैंने छोटे शकील से बात की है, मैंने बहुत से गैंगस्टर से बात की है ना। तो मेरे एडिटर ने एक बार मुझसे कहा कि वाई डोंट यू स्पीक टू दाऊद। नाउ 98 में इट वाज नॉट क्लियर कि दाऊद दुबई में है कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान में। एंड इवन इन दोज डेज आई वाज नॉट कीन ऑन मीटिंग हिम। मतलब मैं कोशिश करता तो शायद मिल भी लेता, बट आई वाज नॉट कीन, आई जस्ट फ़ोन पे बात कर लूँ। तो देन आई स्पोक टू अ कॉन्टैक्ट ऑफ माइन एंड ही सेज कि ही विल मेक मी स्पीक टू दाऊद ऑन फोन। So they put me on to Dawood. So I spoke to Dawood on phone. And when I spoke to him, I was a bit surprised because मेरे mind में 98 में, I mean I was just a crime journalist for 3 years. तो हम लोगों ने जो फिल्मों में देखा था, या हम लोगों को जो मालूम था कि एक जो गैंगस्टर वैसी बातें करता है ना, तो मुझे लगा शायद दाऊद वैसी बातें करेगा, एकदम ग्रफ आवाज़ में और बहुत गाली गलौज से भरी हुई। मेरा एक्सपीरियंस ये था, जब मैंने उससे बात की और दाऊद से मैंने पूछा कि बात करने लगा, तो मुझे लगा कि ही स्पीकिंग नाइस उर्दू, एंड विच आई वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। आई थॉट कि यार ये बॉम्बे का लड़का है, बॉम्बे के लोग इतनी अच्छी उर्दू बोलते ही नहीं है। ही हैज़ कम बैक फ्रॉम डोंगरी, और यार डोंगरी में आपको पता है एक चीज़ अजीब है, आई डोंट नो इफ एनीबॉडी इज एक्सप्लेन टू यू और नॉट, डोंगरी वालों की लिंगो अलग होती है, वो जिसको कहते हैं बोल बच्चन। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी पीपल, बट मेरे बहुत से दोस्त यार रहते हैं डोंगरी में। तो आई जस्ट थॉट कि अगर दाऊद इज फ्रॉम डोंगरी एरिया, वो जब मुझसे बात करेगा, क्या ब्रू कैसा है, बोल भाई क्यों तेरे को मेरे से बात करना था, आई जस्ट थॉट इज गोइंग टू टॉक टू मी लाइक दैट। द मैन ऑन द अदर हैंड वाज वेरी सिविल। कैसे बात करी उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझसे बात करना चाहते थे? हाय, इतनी सॉफ्ट, वाई, आई मीन ही, तो आई थॉट मे बी दाऊद का कोई फ़ोन उठाने वाला रिसेप्शन में जो है कोई है आदमी है, उसका राइट हैंड मैन है, वो जो है मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपसे नहीं बात करना चाहता था, बट आई जस्ट थॉट कि मैं भी लखनऊ से हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉन्टिंग माई उर्दू। आई सेड आपका इसमें ग्रामी क्या है? तो इसमें ग्रामी यानी व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर काइंड नेम। ग्रामी इज रिस्पेक्टेड, इसमें इज नेम। ही सेड मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है। वेरी सिंपल। मैं दाऊद भाई बोल रहा हूँ, इवन दैट काइंड ऑफ थिंग वाज नॉट देयर, कुछ भी नहीं। हाँ, सो आई जस्ट थॉट कि द होल सिविलिटी, द स्ट्रेटनेस, दैट वाज काइंड ऑफ समथिंग व्हिच पुट मी, बिकॉज मैं हैरान था कि लोग जो है अपना आमतौर पर अपना वो असर्ट करते हैं अपनी अथॉरिटी। सो देन वी काइंड ऑफ वाज टॉकिंग फॉर अबाउट 45 मिनट्स हमने बातचीत की। इवन ड्यूरिंग द कोर्स उस 45 मिनट्स के उससे एक गाली नहीं बकी। यार बॉम्बे में लोग गाली बके बगैर बात नहीं करते। क्या बात करी? लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उसके 93 के इन्वॉल्वमेंट से लेके उसके जो है जो उसने दुबई क्यों चला गया, बॉम्बे में क्यों इसके से ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहा इन चीज़ों के अंदर। तो पहली हमारी जो 10-15 मिनट की जो कॉन्वर्सेशन थी, हुआ ये था कि उस ज़माने में आउटलुक ने एक कवर पेज स्टोरी निकाली थी, इंडियाज़ पब्लिक एनिमी नंबर 1, और दाऊद का फ़ोटो जो है कवर पेज पे था। सो दाऊद के कुछ लोगों ने जाके आउटलुक के ऑफिस में तोड़ फोड़ कर दी थी, और काइंड ऑफ बिकेम अ फ्रंट पेज न्यूज़ एवरीवेयर।
सो हमारा इंटरव्यू वहाँ से शुरू हुआ था जहाँ पे दाऊद वाज शोइंग हिज कंसर्न कि मैं इंडिया का एनिमी नंबर 1 नहीं हूँ. So now 10-15 मिनट द मैन वाज लाइक इन अ काइंड ऑफ मोनोलॉग वेयर ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ. यार मैंने ऐसा क्या किया है? तो आई देन टोल्ड हिम कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट में आपका हाथ था, आपने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में इतने सारे लोगों की जानें गई हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं. सो देन ही वाज एक्सप्लेनिंग कि आप पुलिस का एविडेंस बताइए मुझे, कितने एविडेंस में कितने स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ है, मैंने क्या किया वो बताइए. So now because I written a book, I was writing a book 1993 की ब्लास्ट पे, ब्लैक फ्राइडे is my first book. उस किताब में मैंने देखा कि there are only 3 statements. There are 200 accused and lot of witnesses, but there are only 3 witnesses which name Dawood, and they just name के they met Dawood in White House, जो दुबई में उसका जो बंगला था दाऊद का. उसके अलावा दाऊद कहीं था ही नहीं, उसके एविडेंस के हिसाब से कहीं था नहीं. और उसने जेठमलानी, जो राम जेठमलानी जिनका भी देहांत हो गया, उससे जब वो लंदन में थे उनसे कहा भी था कि मुझे सरेंडर करना है. जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न व्हाई दे काइंड ऑफ रिजेक्टेड द प्रपोजल टू सरेंडर टू इंडियन गवर्नमेंट. तो ये कह रहा था कि मैं आके लॉ फेस करने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं गिल्टी हूँ तो आप मुझे सज़ा दीजिए. So he also said कि why he has been trying to prove that he is not involved in this bomb blast, but कोई उसकी सुन नहीं रहा है. So then I went to journalistic mode. I said कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ किया नहीं है और उन्होंने आपको अक्यूज नंबर 1 बना दिया है और आप बेकसूर रह गए, इतनी सारी हत्याएं आप पे लगी हैं, आप पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं. So he was एक्सप्लेनिंग कि भाई देखिए मैं तो आके सारा फेस करने को तैयार हूँ, आपकी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है. बट उसमें एक बड़ा कोटेबल सा कोट दिया था उसने, एक डायलॉग जो मुझे आज तक याद है उस इंटरव्यू में. 1998 से आज 2025 27 साल हो गए हैं. वो कह रहे हैं देखिए अगर मैं 1947 में पार्टीशन के टाइम पे होता तो इंडियन गवर्नमेंट को आदत है हर चीज़ मुझ पर ब्लेम करने की. वो 1947 का बंटवारा भी मुझ पर लगा देते और मुझे इल्ज़ाम ठहरा देते कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया है. So those are the things that we were just having all those kind of discussions जो पौने घंटे तो होते रहे. पर then ऐसे कभी आपने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि इतना बड़ा जो क्रिमिनल है और इतनी बड़ी उनके पास पूरा सिस्टम है, बहुत ऑब्वियस है उनके लिए और बहुत आसान होगा सारे विटनेसेस हटाना, सारी चीज़ें हटाना. तो अगर वो आके इधर अपने आप को सरेंडर करते और उसके ऊपर काम करते, कोई खड़ा ही नहीं होता उनके सामने कुछ जवाब देने के लिए. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उन्होंने किया भी हो या नहीं किया हो, व्हाटएवर जो वो बोल रहे हैं, बहुत करने वाली चीज़ को भी प्रूव करके गिल्ट फ्री कार्ड निकालना. मेरा मानना था कि यूएस में वो लोग के साथ जो उनको इश्यूज हुई थी ना, उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्हें अल कैपोन को जो है दे फाइनली कुड इंडाइट हिम ओनली ऑन अ टैक्स इवेजन केस, बट दे पुट हिम बिहाइंड द बार्स. माई पॉइंट इज़ के अबू सालिम के भी पास बहुत से केसेस थे, बट अबू सालिम को लोग पुर्तगाल से 8 केसेस में तो एक्सट्रैक्ट करके ले आए. और आई मीन हु सेज अबू सालिम इज़ नॉट वेल कनेक्टेड. आई मीन आई नो दैट द मैन स्टिल हैज़ लाइक हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड हिम वर्किंग फॉर हिम, उसकी कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट आके अभी जेल में पड़ा हुआ है ना. वो 2005 से लेकर आज तक पड़ा हुआ है जेल में. उसका भाई इकबाल कासकर. माई पॉइंट इज इवन चलिए लेटेस्ट एग्जाम्पल छोटा राजन, 75 केसेस थे, तिहाड़ जेल में आज तक पड़ा हुआ है. मतलब डिस्पाइट ऑल देयर मशीनरी, ऑल देयर कॉन्टैक्ट्स, अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहे तो जेल में रह सकता है. माई पॉइंट इज़ कि एक क्रिमिनल का भारत में आके एक जेल में रहना बेहतर है बजाय किसी फॉरेन कंट्री में रह करके टू पुल स्ट्रिंग्स एंड कॉज सम काइंड ऑफ डैमेज टू इकोनॉमी एंड पीपल हियर. आप बुला लेते, अब वो कितना इन्फ्लुएंस करेगा, कितना ज़्यादा हमारी मशीनरी को कितना ख़राब करेगा. देखिए मेरा एक बात बहुत क्लियर मत है, अगर हमारी पुलिस किसी चीज़ पे जो है एकदम ठान ले, ढूंढता के साथ सोच ले कि बस ये हमको करना है, आई एम टेलिंग यू नथिंग, नो क्रिमिनल, नथिंग कैन बेंड द लॉ. ये आपको बता दूं मैं. सिर्फ उनको फोकस होना चाहिए उस टीम को कि जो करना है. उन्होंने किया है बहुत, ऐसे कई बार कर भी चुके हैं. अगर वो सोच ले कि दाऊद आए और वो किसी विटनेस को थ्रेटन ना कर पाए, किसी केस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए और ऐसा कोई काम ना कर पाए जो ट्रायल को वो जो अलग तरफ मोड़ दें, वो नहीं कर पाएगा अगर मुंबई पुलिस चाहे तो. सो माई थिंग इज कि व्हाट द गवर्नमेंट शुड हैव डन वाज कि लेट हिम कम एंड दे कुड हैव पुट हिम हाउस अरेस्ट. ही वांटेड टू बी कि मुझे हाउस अरेस्ट में रखिए, जेल में मत रखिए, जेल में मेरे राइवल्स मुझे मार सकते हैं, मेरे खिलाफ आप बॉम्ब ब्लास्ट का केस चलाइए. सो दिस वाज हिज कंडीशन. आई ऑलवेज फील कि उसकी सरेंडर को एक्सेप्ट करना चाहिए था और उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, एंड देन द सिस्टम through the system would have prosecuted and kept him in bars as long as they wanted, but somehow they did not allow him to come. And आज भी आज़ाद है. क्यों अलाउ नहीं किया, आपको क्यों लगता है?
रियली वांट टू नो द आंसर? हाँ। देखिए, ऐसा है कि बहुत से फैक्टर्स हैं। मतलब उन्होंने जो सुखद एक रीज़न दिया था कि कोई क्रिमिनल हमको टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता है। अगर सही है। हाँ, सही है ना, आप मानते हैं इस बात को ना? अगर ऐसी ही बात थी तो फिर अबू सालिम के टर्म्स उन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिए यहाँ पे? यानी अगर यही बात थी, जब आपने पुर्तगाल कोर्ट से उसको एक्सट्राडिट किया था, आपको पता है उस वक्त हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी ने लिखित रूप में एश्योरेंस दिया था, वी विल नॉट hang him, will not give him capital punishment of hanging, he will not get death sentence A, he will be released from prison in 25 years time। मुझे उसको सिर्फ 8 केसेस में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, बाकी केसेस पे उस पर मुकदमा भी नहीं होगा। आपको पता है जिन केसेस से अबू सालिम को बाहर रखा गया है वहाँ आने के बाद में, उसमें एक है गुलशन कुमार केस। यानी मेरे ख्याल से अबू सालिम ने जितने भी अपराध किए हैं उसमें गुलशन कुमार केस जो है सबसे ज़्यादा ग्रूसम है। मतलब आई एम पर्सनली अफेक्टेड बाय गुलशन कुमार केस। मैं आपसे, चूँकि मैं रिपोर्टर था 97 में और मैंने उस केस को बहुत परस्यू किया है, मैंने उस केस को बहुत रिपोर्ट किया है, मैं पर्सनली उससे बहुत अफेक्टेड हूँ। लेकिन आपको बताएं, उसको आपने ला करके गुलशन कुमार केस में प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट में करेंगे जिसमें एक एकम्प्लिस था, जो दूसरी हत्याएं उसमें करेंगे, लेकिन गुलशन कुमार में नहीं करेंगे। तो यानी आप सरकार ने उसके टर्म्स मान लिए ना, अबू सालिम के टर्म्स एक्सेप्ट करके आप उसको लेके आ गए। 25 साल के बाद यानी 2030 में जब उसके 25 साल हो जाते हैं, आपको अबू सालिम को रिहा करना पड़ेगा। अगर आपके कोर्ट ने उसको गिल्टी मान लिया जहाँ पे उसको कैपिटल पनिशमेंट देना होगी, आपकी सरकार नहीं देगी क्योंकि आपने लिखित तौर से मान लिया है। सो उसी तरह से गोइंग बैक टू दाऊद इब्राहिम के केस में तो ये चीज़ें थी ही नहीं। वो कह रहा था कि मैं आके, मुझे सिर्फ 3 चीज़ें आपसे शर्त रख रहा हूँ कि आप मुझे प्रोसिक्यूट कीजिए बॉम्ब ब्लास्ट में, जेल में मत डालिए। वो कह रहा है कि मुझे जो है बाकी केसेस में जो आपने, चूँकि हिट सेट के उनको सब फ्रेम अप होंगे, उन चीज़ें मत करिए और मुझे हाउस अरेस्ट में रख दीजिए। आप बुला लेते, अगर वो गिल्टी होता तो हु कैन स्टॉप यू कि आप उसको जो है जेल में ना डालें। अगर वो गिल्टी प्रूव कर दिया कोर्ट, तो कोर्ट का फैसला सभी लोग मानते हैं। बस मेरा यही मानना था कि उन्होंने ये रीज़न दिया कि हम किसी क्रिमिनल की बात को नहीं मानेंगे। बट जो मेरी पर्सनल खुद की रिसर्च है जी, खुद की रिसर्च, एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर बिलीविंग दिस। दाऊद इब्राहिम नहीं बना। 1970s में दाऊद इब्राहिम एक छोटा सा गली का एक पेटी स्मॉल टाइम गैंगस्टर था। यानी क्या कर रहा था आपको बताऊं, वो लोगों को रोड पे जो है, एक था पलटी मारना करके एक छोटा सा स्कैम होता था, जहाँ पे वो इम्पोर्टेड घड़ियाँ दिखाते थे आदमी को और वो पैसे लेके चुपचाप निकल जाते थे और उसके अंदर से कुछ पत्थर निकलता था, या वो छोटी मोटी जो वारदातें होती हैं वो सब करते थे। छोटा सा गैंगस्टर था वो। ही नेवर प्लान्ड कि मैं इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाऊंगा, भारत का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर। उसको जो पनपने दिया गया, उसको जो बड़ा किया गया, वो लोकल लेवल की पुलिस ने, लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस ने। एंड उसके बाद में अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, मैंने उन तमाम पॉलिटिशियंस के नाम लिखे हैं जिन्होंने दाऊद की ग्रोथ में उसको हेल्प की है। नाउ व्हाई? इट्स नॉट कि उनको दाऊद से कोई हमदर्दी थी, इट वाज ऑल बिकॉज समहाउ कोई ना कोई कॉम्प्लिसिटी वाली बात थी, कोई ना कोई चीज़ जो दाऊद से एक इन्वॉल्वमेंट था। अब अगर दाऊद आ जाता है राम जेठमलानी के सरेंडर के ज़रिए और आ करके वो इस देश में रुकता है, और अगर इंटरव्यूज़ होते हैं, अगर लोग जो है पूछते पाछते हैं और लोग जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो सारे वो जो स्केलेटन्स हैं ना उस कबर्ड से बाहर आने लगेंगे। उसका सारा जो लोगों के साथ में जो कनेक्शन है वो बाहर आने लग जाएगा। बस बेहतर यह है कि वो आए ना, बाहर ही रह जाए। बस यही हो जाती। आपने उसकी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, दैट्स द रीज़न। एंड क्या था, लाइक टेल मी इन डिटेल, क्यों वो उसको हेल्प करेंगे, क्यों उसको एक छोटे से गैंगस्टर से इतना बड़ा बना देंगे? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्ट्रैटेजिक रीजंस होते हैं जो बाद में कंपल्शंस बन जाते हैं। जैसे क्या, स्टार्टिंग में क्या? हाँ, आई विल टेल यू। शुरू से 1977 के आसपास में, उससे पहले के आसपास में, बॉम्बे का जो ओरिजिनल माफिया है पठान्स, आपको पता है कि पठान जो हैं वो 1933 से मुंबई में आ गए थे और उन्होंने 1933 से मुंबई में एक दबदबा बना लिया था। करीम लाला, रहीम लाला, ये सारे लोगों ने बॉम्बे में अपना जो वर्चस्व कायम कर लिया था। दे वर काइंड ऑफ रूलिंग द सिटी। पूरा जो साउथ था, अगर आज भी आप देखें तो उमर खाड़ी से लेकर के ग्रैंड रोड तक करीम लाला का दबदबा था।
और उसका भाई रहीम लाला और बहुत से पठान, अगर मैं अभी नाम बताऊं तो बहुत से नाम हो जाएंगे, ये लोग रूल कर रहे थे। दे वर रूलिंग सो मच सो कि दाऊद इब्राहिम का जो बाप, जो हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर था, ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम हिज ड्यूटी, ही वॉज वर्किंग विद देम, he was somehow as a liaison officer working for Pathans and like, और हाजी मस्तान के लिए भी he was getting the goods released और उनके जो कुछ ना कुछ काम में हेल्प हो रही थी। he was an honest man, लेकिन तब भी उनके साथ उनकी दोस्ती थी, लोग उसको जो है छोटा सा हेड कांस्टेबल नहीं समझते थे, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। नाउ एक मौका ऐसा आता है जहाँ पे पुलिस को लगता है कि इन पठान्स को कैसे ख़त्म करें। सी पठान्स ना, दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ द लॉ। आप ये देख लीजिएगा, बहुत सी कहानियाँ हैं, मतलब अगर उनको पुलिस वाले ने बुला दिया कि तुमको लॉकअप पे बुलाया है, और अगर मान लीजिए कि वो पहुंचा और पुलिस वाला वहाँ शायद बाहर चला गया, पेट्रोलिंग के लिए कुछ बिजी है, वो गुस्से में आ करके बोल हमको बुलाया कैसे जब ऑफिसर नहीं है, वो टेबल तोड़ देता था। उसको 10 तारीख को अगर किसी ने उसका ब्याज का पैसा लौटाया नहीं है, उसको चाकू मार देता है। अरे भाई, थप्पड़ मारना जो है वो गैर कानूनी है, आप स्टैब कर देते हैं गुस्से में आके। ऐसे इतने सारे वाकयात थे कि पठान्स वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, उनको कंट्रोल कैसे करेगा। तो वो जो वाकया जो मैंने बहुत अच्छे से अपनी किताब में लिखा है कि इंस्पेक्टर रणवीर लिखा जो है डोंगरी पुलिस स्टेशन में बहुत परेशान थे कि इन पठान्स का क्या करूं, दे आर नॉट गेटिंग अंडर कंट्रोल। तो उस ज़माने में एक क्राइम जर्नलिस्ट है इकबाल नातिक, जिनका अपना एक अखबार था राजदार करके, एंड ही वॉज इन टच विद रणवीर लिखा। सो उन्होंने जा करके रणवीर के साथ बैठे, बोले आप साहब परेशान क्यों हैं। सो इकबाल नातिक वॉज फ्रेंड ऑफ दाऊद, ही सेड के साहब आपको अगर पठान्स का आपको हैंडल करना है, आप शोले देखिए, देखिए कितना प्री पॉस्टरस आइडिया है। शोले देखिए, रणवीर लिखा लॉस्ट इट, ही वॉज वेरी एंग्री, सेड इकबाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं पठानों से परेशान हूँ, तुम मुझे फिल्म देखने भेज रहे हो। ही सेड साहब उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो एक डाकू ख़त्म करने के लिए 2 क्रिमिनल्स का फ़ायदा उठाता है, और उस डाकू ख़त्म करता है। एक बड़े क्राइम सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए 2 छोटे क्रिमिनल्स को लेता है और उनको ख़त्म कर देता है। शोले में ये दिखाया गया है। आपके लिए भी ऐसे ही अवेलेबल है, एक मौका है। बोले क्या वो मौका बताइए। बोले पठान्स को ख़त्म करने के लिए आप इब्राहिम भाई के लड़कों को पूछिए, दाऊद और साबिर, दोज 2 ब्रदर्स, और इब्राहिम भाई वॉज द कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो रणवीर did not buy this idea at that time. He was very angry with इकबाल नातिक to come up with this kind of idea. कि क्या बेवकूफ आइडिया, क्या बता रहा है। हाँ, कि भैया तुम इतने बड़े हाँ, मतलब तुम पठान्स को ये 2 लड़कों की मदद से, इब्राहिम भाई के लड़कों से खत्म करके जाओ। तो यानी nobody planned. बट इब्राहिम भाई के लड़के क्यों, इतने लड़के हो सकते हैं, वो दोनों को वो लड़के जो उनमें देखिए हुआ ये था ना, आपको बताएं, ये मतलब पूरी अजीब सी कहानी है। उस ज़माने में एक मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी हुआ करते थे। ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड थे, ही वांटेड टू बिकम पॉलिटिकली बिग, और ये लाइफ में जो है ही वाज नॉट एबल टू डू समथिंग इन लाइफ के जहाँ पे वो कुछ लड़कों को ऊपर ला के सिखा सकें। उन्होंने एक यंग पार्टी करके बनाई। यंग पार्टी में उस एरिए के, मोहल्ले के सारे बेरोज़गार लड़कों को उठा के जमा कर लिया और उनको कहा कि तुम लोग जो है कुछ ना कुछ करो। सो उस वक्त उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन लड़कों को कहा कि तुम लोग कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ क्या करो, पढ़ाई लिखाई, हेल्पिंग, ये वो, और हो सके तो बाद में कुछ तीज त्यौहार पे जुलूस निकाल दिया करो, सो के इट शुड लुक लाइक इट्स अ कम्युनिटी थिंग हैपनिंग, साथ में सब मिल। जी हाँ। ये लड़के बेरोज़गार थे, स्कूल ड्रॉप आउट थे, दे डिड नॉट हैव एनी प्रोडक्टिव थिंग टू डू, कोई काम वाम भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, कॉलेज भी नहीं जा रहा था। इन लड़कों ने इस ग्रुप को शुरू कर दिया दादागिरी करने के लिए, मारना पीटना, एक्सटॉर्शन करना ना। वो जो आज तो जगह का नाम चेंज हो गया, वो पूरा एरिया ही चेंज हो गया है, नाउ इट्स लाइक बिकमिंग पूरा हाई राइजेस। बट वो मुसाफिर खाना का एरिया जिसको पाक मोडिया स्ट्रीट कहते थे, उस पाक मोडिया स्ट्रीट में जो बेचारे बिजनेसमैन हुआ करते थे, उन बिजनेसमैन को धमका कर, थ्रेटन करके पैसे निकालना, ये करना, ये उनका मामला बढ़ने लगा। उनके खिलाफ छोटे मोटे केसेस भी आने लगे। तो समटाइम्स द पुलिस काइंड ऑफ लेट हिम बी, बिकॉज अरे यार ये पुलिस वाले का बेटा है। समटाइम्स इतने परेशान थे कि वो लोग चुप हो गए। बट व्हाट हैपेंड, को लीड करते थे दाऊद साबिर। दाऊद साबिर लीड करते थे, हाँ। साबिर बड़ा भाई था, दाऊद छोटा था। ये यंग ग्रुप जो यंग पार्टी जो थी, यंग पार्टी को, तो ये somehow they were kind of coming up। अच्छा, 1-2 वारदातें ऐसी हुई कि जहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी
अपनी, आई विल नॉट से हिम्मत, बिकॉज हिम्मत इज अ पॉजिटिव वर्ड, उन्होंने जुर्रत दिखा दी, उन्होंने दुस्साहस हिंदी में कहते हैं दिखा दिया, कि जहाँ पे ये लोगों को लगा कि ये लड़के थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा वो है, एक हिम्मत है या एक दुस्साहस करने की वो शक्ति है, जहाँ पठानों से भिड़ गए, मारपीटें भी कर ली और उन्होंने कुछ कर लिया, तो मतलब देवर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज ऑफ हाई एंड माइटी, जो उसको बड़े हमको फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े से लड़ लेंगे, हम अपने एरिया में तो शेर हैं और होंगे वो अपने बड़े, लेकिन हम देख लेंगे। ये वाली चीज़ सिर्फ मैंने कहा ना, जब पुलिस कोई चीज़ मालूम करना होती है ना, दे विल ऑलवेज नो कि क्या करना है, क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है। इन लोगों ने जो है सोचा कि दाऊद को अगर हमको यूज़ करना है एज ए क्रिमिनल, जो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, हम पठान को ख़त्म कर देते हैं, बाद में दाऊद को भी ख़त्म कर देंगे। इस तरह से बात आगे बढ़ी। तो उनको क्या पता था कि हम इस वक्त जो कर रहे हैं एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं था। सो दाऊद को जब रणवीर लिखा ने कहा कि पठान के मिले काम करोगे, तो पठान काइंड ऑफ अग्रीड कि मैं तो पुलिस वाले का बेटा हुई है, पुलिस को हेल्प करने में क्या हर्ज है। फिर बाद में जो है उसने जो इन लोगों के पठान के खिलाफ शुरू की, सो देयर वाज अ सपोर्ट, अ टैसिट सपोर्ट फॉर हिम, वेयर ही काइंड ऑफ टुक ऑन पठान को एक एक करके वो जो है उनको ख़त्म करने लगा, अपना पावर बढ़ाने लगा। फास्ट कर गए हम जी। तो आपने बोला ये दोनों लड़कों ने साहस दिखाया जी, इन दोनों ने दिखा दिया कि हम हमारे एरिया में हम ही शेर हैं, साबिर और दाऊद जी। फिर जो क्राइम जर्नलिस्ट थे वो ये लेके रणवीर सर के पास गए जी। उन्होंने तो ये आइडिया डिस्कार्ड कर दिया था, तो शुरू में कर दिया था, बट फिर हुआ ये कि जब एक बार वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने, आपको पता है बॉम्बे का मिजाज आज भी ऐसा ही है कि अगर रास्ते में मारपीट होती है तो लोग जो है वीडियो निकालने लगते हैं, फ़ोन निकाल के, कोई बीच बचाव नहीं करता। हाँ, घेर करके देखते हैं, हाँ, अरे यार वीडियो निकाल के अपलोड कर दें, व्यूज़ मिलेंगे। तो बॉम्बे का मिजाज ऐसे ही है। उस ज़माने में जब मारपीट होती है लोग खाली, मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, बट सब लोग देख रहे थे, हाँ यार देखते कौन क्या जीतता है, क्या होता है, रोड पर चल रही है झगड़। सो रणवीर लिखा की गाड़ी रुक गई, पुलिस वाले की गाड़ी लोग आगे बढ़ने नहीं रहे, ऐसी गर्दी रोड पे हो रही है कि उनको आगे बढ़ने नहीं दी। वो उतरे और रणवीर लिखा ने लोगों को हटाना शुरू किया, हटो हटो हटो, क्या हो रहा है। अब जो हटाए तो देखिए दरमियान में एक लड़का जो है किसी को, एक बड़े मुस्टंडे आदमी को पीट रहा है, दोनों में खूब ज़बरदस्त वायलेंट फाइट चल रही है, खूनम खानी हो गई, लेकिन लड़ रहे हैं। उन्होंने अलग किया दोनों को, एक एक थप्पड़ मारा, अलग किया, कौन है क्या है, मैं दाऊद हूँ, और वो दूसरा जो है पठान गैंग का था। तो उसको रणवीर लिखा को याद आया, इकबाल ने मुझे कहा था ये। तो फिर रणवीर ने दाऊद को अपनी गाड़ी में बिठाया, पठान को दूसरी गाड़ी में भेजा, और फिर पूछा कौन है तू, तो दाऊद ने कहा मैं डिपार्टमेंट वाले का लड़का हूँ मैं। तो तब रणवीर का हमारे लिए काम करेगा, दाऊद ने कहा करना है, क्या करना है, सर जस्ट कुछ नहीं, जो मैं बोलूँगा वो करना है। तो ही थॉट मे बी इज गोइंग टू यूज दाऊद एज ए इन्फॉर्मेंट, और मे बी लास्ट दाऊद के उसको कुछ ऐसा करना है कि पठान के बारे में उसको खबरें मिल सकें। ही रणवीर लिखा, आई एम श्योर उसने कभी सोचा नहीं कि मैं दाऊद को क्या कर रहा हूँ, वो तो उसको एज ए खबरें यूज़ कर रहा था। बट दाऊद थॉट के आई विल काइंड ऑफ यूज़ दिस टैसिट सपोर्ट, जो आज भी ऐसा होता है ना कि पुलिस की खबरी जो है वो पुलिस का नाम मिसयूज़ करते हैं बहुत सी चीज़ों में, उस ज़माने में ऐसे होने लगा। वेल, एक वक्त ऐसा आया कि इकबाल नातिक ने अपने अखबार में बहुत ही खबरें लिखने लगा, बिकॉज ही स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ स्कूप्स। इमेजिन वन क्राइम रिपोर्टर having Dawood Ibrahim as a main source, and he getting page 1 stories because of Dawood Ibrahim, lot of stories. So जब बहुत सी कहानियां होने लगी, तो एक ऐसा वक्त आया जब पठानों को इकबाल नातिक बुरा लगने लगा, because whole thing was against पठान, Dawood was giving stories against पठान्स, और वो राजदार की फ्रंट पेज पे छपने लगी। उसमें से कहानी ऐसी थी जो चावला गेस्ट हाउस में दो पठानों ने एक शादीशुदा कपल को, उन्होंने जो है हस्बैंड को मार दिया था और लड़की को रेप कर लिया था, विच अगेन बिकेम फ्रंट पेज न्यूज़ इन दैट न्यूज़पेपर। ये पठान गैंग ने किया था कि हाँ, ये पठान गैंग ने किया था। सईद बाटला और अयूब लाला करके दो लोग थे जिन्होंने किया था ये। नाउ इसके बाद थिंग्स काइंड ऑफ स्टार्ट टेकिंग अगली टर्न। इन लोगों ने जो है वो इसको मार दिया इकबाल नातिक को, मतलब जब उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा हो गया है और इकबाल नातिक बहुत कुछ उनके खिलाफ लिखने लगा है, तो दाऊद पे तो हाथ नहीं डाल पाए, लेकिन इकबाल नातिक वॉज अ सॉफ्ट थिंग, तो उसको उन्होंने इकबाल को मरवा दिया। जब इकबाल नातिक की हत्या हो गई और उसने हत्या से पहले जो है दाऊद को उसने बता दिया किसने मारा था, तब दाऊद स्टार्टेड हिज रिवेंज अगेंस्ट पठान। तब जो वायलेंस का चैप्टर शुरू हुआ, तो दाऊद ने जो अयूब लाला की हत्या की, सईद बाटला के पीछे दौड़ा, उसकी उंगलियां काट दी, ये वाला चैप्टर जो है उसके बाद वायलेंस की शुरुआत हुई। और फिर दाऊद और जब पठान के बीच जो जंग शुरू हुई, तब जो सबसे पहला जो बड़ा उन्होंने किया था साबिर की किलिंग 1981 में प्रभा देवी के पेट्रोल पंप पे की। क्या की थी?
मतलब व्हाट दे डिड वाज कि दे रियलाइज कि दाऊद को क्या करें. साबिर बड़ा भाई था, सो दे थॉट मे बी इज द हेड ऑफ द गैंग, वी शुड काइंड ऑफ एलिमिनेट हिम. तो आइडिया ये था कि साबिर को प्रभा देवी मारेंगे और पूरे लोगों को लेके मुसाफिर खाना पहुंचेंगे और दाऊद को मुसाफिर खाना में, बिकॉज वो अनअवेयर है, बिल्कुल तैयार नहीं होगा, हम उसको गोलियों से भून के रख देंगे. तो दैट वाज द प्लान. जो हुआ भी उस दिन ऐसी लाला, हाँ, इसने पठान गैंग ने किया. पठान गैंग ने, अमीरजादा, आलमजेब और इन लोगों ने, पूरे लोगों ने मिल करके जो उसके साथ गए और लोगों ने प्रभा देवी में पहले तो साबिर का पीछा किया. साबिर वॉज अ वुमनाइजर, ही वॉज इंटरेस्टेड इन वीमेन. तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी चित्रा, जो वो कांग्रेस हाउस पे थी. तो साबिर वॉज इन लव विद दिस गर्ल चित्रा. उसके साथ जो है वो ड्राइव पे चला जाता था, गाड़ियों पे लेके, कभी घूमते थे फिरते थे जो थे. पठान वर वॉचिंग हिज मूवमेंट. नाउ साबिर वॉज नॉट अ वेरी शार्प मैन. आई मीन उसका मसला ये था कि इफ लड़की भी है और शराब भी है, तब उसके पीछे वो कौन आ रहा है उसको उसका अंदाज़ा नहीं हुआ. So when Sabir was kind of once driving from Congress House and towards Prabha Devi, he was being followed by all these people जो उसको पीछे थे. इन लोगों ने तब जा करके जब वो प्रभा देवी पे पेट्रोल भराने गया, इन लोगों ने साबिर को घेर करके उसको गोलियां भून दिया उन्होंने. साबिर मार दिया. और जब फेमस किलिंग है. हाँ, that was the first major killing that happened in between Pathans and Daud gang. फिर उसके बाद ये लोगों ने पूरी की पूरी टीम मिल करके ये पहुंच गई मुसाफिर खाना. दाऊद के लोग सो रहे थे, दे वर नॉट इन रेडी. उनको पता नहीं था कि कहाँ, उस ज़माने मोबाइल फ़ोन का टाइम था नहीं 81 में. तो फ़ौरन प्रभा देवी से लोग यहाँ आए और लोगों ने दाऊद के मुसाफिर खाने में गोलीबारी शुरू कर दी. ना ये सब लोग जो हैं वो रेडी नहीं थे, बट खालिद पहलवान ने उस वक्त, उसके पास में AK-47 थी, या उसके पास कोई, आई थिंक नॉट AK-47, बट ही हैड सम गन मशीन, जो उसने निकाल के उनको रिटेलिएट किया और उन पर गोलियाँ चलाई. तो जब उनको सामने जवाबी फायरिंग होने लगी, तो फिर जो है ये लोग वहाँ से जो है भाग गए और फिर दाऊद को जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचा. लेकिन एट दैट टाइम दे रियलाइज के साबिर नहीं है, कहाँ है साबिर. चूँकि लोग को लगा शायद वो कहीं होगा ग्रैंड रोड में या कांग्रेस हाउस में जो जाता था वो. तो बाद में उनको जब साबिर का जब बॉडी JJ हॉस्पिटल पहुंची और जब उन्होंने देखा कि उसकी हत्या हो गई है, तब फिर दाऊद ने कहा कि वो बदला लेगा. लेकिन उससे पहले पुलिस ने अमीरजादा आलमजेब को गिरफ्तार कर लिया था. हावेवर दाऊद गॉट अमीरजादा किल्ड इन अ मुंबई सेशंस कोर्ट थ्रू दैट हिटमैन डेविड परदेसी उसका नाम था. एंड बाद में आलमजेब को बड़ौदा में उसने इनकाउंटर करवाया. तो मतलब ही गॉट देम किल्ड, बट फिर ये होता रहा और उसके बाद ही फिर आगे बढ़ता रहा. समद खान जो रहीम लाला का बेटा था, करीम लाला का भतीजा था, ही वॉज समवन वॉज ए अपकमिंग गैंगस्टर एट दैट टाइम. और उसको दाऊद पसंद नहीं था और उसको, मतलब जब वो बड़ा हुआ समद, तो समद वॉज अ वेरी क्रूअल मैन. मतलब जब वो लोगों को मारता भी था तो ऐसे गोली मार नहीं देता था, वो लोगों को तड़पा के मारता था, उनको टॉर्चर करके मारता था, उनको ऐसा था. तो जब समद ने ऐसी कुछ हरकतें की जहाँ पे दाऊद का और उसका जब वहाँ पे सामना होने लगा, तब करीम लाला बहुत परेशान था, क्योंकि पुलिस उसके पीछे, दाऊद भी उसके पीछे. तब करीम लाला ने अपना हाथ हटा दिया था, बोला मैं समद खान को नहीं जानता. उसने बाकायदा इनकलाब न्यूज़पेपर के अंदर उसने एक ऐड भी दिया. हाँ, स्टेटमेंट दिया, आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद समद खान, पीपल कैन डील विद हिम ऑन हिज ओन, जो भी है. तो फिर दाऊद ने समद खान की हत्या की. ही वॉज पर्सनली देयर टू किल समद खान एट सिक्का नगर. यहाँ भी जैसे चित्रा का मामला साबिर के लिए था, यहाँ पे एक शिल्पा जवेरी करके गर्लफ्रेंड थी. देखिए, ये आप देखिए बहुत सी अंडरवर्ल्ड कहानियों में लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं. यू चेज द गर्ल एंड यू रीच द गैंगस्टर. बस ऐसे ही था. शिल्पा जवेरी का सिक्का नगर में घर था, वहाँ पे समद खान जाया करता था. तो दाऊद ने और उसकी पूरी गैंग ने समद खान को उस दिन सुबह में गोली मार दी. एंड दिस वॉज द लास्ट क्राइम दैट दाऊद कमिटेड बिफोर एस्केपिंग फ्रॉम मुंबई. फिर वो यहाँ से फरार हो गए, चला गया. ऐसे हुआ था. तो यही पठान और दाऊद गैंग के बीच का जो स्ट्रगल चल रहा था. पर ये जो पेट्रोल पंप पे हुआ था, उसके बाद कुछ गैंगस्टर्स इंडिया से भाग गए थे ना दाऊद के अगेंस्ट में जो थे. वाज़न्ट दैट द केस? नो, ये अमीरजादा तो पकड़ा गया था, आलमजेब भी पकड़ा गया था. तो ये दो लोग मेन लोग थे. और पठान गैंग भागी नहीं गया उसके बाद? नहीं, सिर्फ पठान का था कि दे नेवर एस्केप. उनके लिए पठान और अरुण गवली, इन दोनों का आप एक बात ये देखिए, दे ऑलवेज रिमेन लोकल. दे नेवर ट्राई टू गो अब्रॉड, दे नेवर ट्राई टू एस्केप, दे नेवर बिकम फ्यूजिटिव. दाऊद के लोग ही जो है उन्होंने ही यहाँ से पलायन किया. दे एस्केप फ्रॉम हियर. यानी दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, ये पूरी दाऊद की गैंग है. तो जब ये इतना ज़्यादा, अब आपने बोला उनके पास पुलिस का सपोर्ट था, फिर पॉलिटिशियंस का सपोर्ट क्यों आया सब में? पुलिस का तो मैं समझ गया.
कि उस टाइम पे उनको चाहिए था कि ये पठान गैंग है, इससे पंगे लेने के लिए हमको छोटे को बड़ा करना है। जी। वो बड़ा करते करते क्या, दाऊद ने उनको लग रहा था इन्फॉर्मेंट तैयार करें, दाऊद ने अपॉर्चुनिटी देख के खुद बड़ा हो गया, राइट। अब यहाँ से पॉलिटिशियंस का एंट्रेंस कैसा हुआ? ओके, देखिए हुआ क्या है ना कि इलेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसमें एक उमर खाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर जो है अलग अलग जो वहाँ के डोंगरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के लिए पॉलिटिशियंस को ज़रूरत पड़ती है वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी, कि वो किसी तरह से ऐसा करें कि लोग इनको वोट दें। तो ये लोग क्या करते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, ये लोग वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि आपको जाके इस कैंडिडेट को वोट देना है। अब यानी बाकायदा एक आदमी था जो मशहूर था सलीम तलवार के नाम से, जो इनके ऊपर जाके बाकायदा धमका के सबको लाइन लगा के इनसे एक पर्टिकुलर आदमी को वो देता था, वोट दिलाता था। तो यानी अगर आपने ऐसी छोटी छोटी कौंसी से आपने अगर कब्जा कर ली तो वो आदमी एमएलए बन जाता था। अब नेशनल एमएलए को पता है कि मैं इसकी वजह से बना हूँ एमएलए, इसके लोगों ने मुझे हेल्प किया है, तो वो इससे और दोस्त हो जाता है। अब दाऊद को पता है कि मैं इसके ज़रिए बड़ा बन रहा हूँ, तो दैट्स अ अलायंस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, ये बात है। एंड फिर वो जब इतने पॉलिटिशियन से कनेक्टेड था, इतने सारे पुलिस वालों से कनेक्टेड था, इतना पैसा था, इतना बड़ा उनका पावर हो गया था, फिर वो इंडिया से भागे क्यों? देखिए एक अच्छी बात जो बहुत बढ़िया है कि हमारे यहाँ लीगल सिस्टम अब भी जिंदा है। यानी हमारे यहाँ पुलिस भले कमज़ोर होगी लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट्स अब भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जिंदा हैं। यानी वो कितने भी हरकतें इस तरह कर रहा हो और पुलिस शायद उसके खिलाफ केस वीक बना दे, बट कोर्ट में तो मामला जाता है, चार्जशीट तो फाइल होती है, कोर्ट तो देखता है, जजेस तो देखते हैं कि भैया अपराधी जो है इसने इतनी हत्याएँ की हैं। अब उसके खिलाफ वारंट अगर इशू होना है या उसको समन करना है या उसको कोर्ट में आना है, तो जो जज है वो दाऊद से नहीं डरता, उसको दाऊद से फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ही ट्राई टू, दाऊद ने अपने हिसाब से लॉ को काफ़ी ट्विस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जब अदालतें उसके पीछे पड़ गईं, जहाँ पे उन्होंने पुलिस को इस बात पे प्रेशराइज़ किया कि हमको दाऊद चाहिए और हमको दाऊद पे मुकदमा करना है, तब पुलिस क्या करेगी? देन दे हैव टू अरेस्ट हिम। तो उस वक्त जो है दाऊद को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने जो एकदम जो उनके जो सीनियर्स थे, और दाऊद का ऐसा भी कनेक्शन लोकल तक था, यानी अगर आप क्राइम ब्रांच कहिए या पुलिस कमिश्नर कहिए, वो महकमा कहिए, तो नहीं था। 1982 में जूलियो रोबेरो आए थे मुंबई के कमिश्नर बन के, और जूलियो रोबेरो ने उस वक्त कसम खाई थी कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा कर देंगे। एंड ही वाज लाइक वेरी सीजन्ड ऑफिसर एंड ही वाज समवन जो चाहते थे कि बॉम्बे से क्राइम को मिटा दें। वो 82 में आए थे वो, तो उसके बाद से पुलिस की सरगर्मी बहुत बढ़ गई थी। अब यानी मैं आपको सिर्फ छोटा सा ये वाक़या बताऊं कि पॉलिटिशियंस का और इसका, डी सोमन करके थे, उन्होंने जो है वो उस ज़माने में क्राइम ब्रांच में थे और उन्होंने सोचा था कि वो दाऊद को अरेस्ट करेंगे। दाऊद पाकमोडिया स्ट्रीट में था, 1986 की बात है ये। उन्होंने अपनी पूरी टीम लेकर के जो है वो सोचे कि जाके इसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने लोगों को इन्फॉर्म करें। मिस्टर सोमन ने फ़ोन किया मंत्रालय में और उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए। ये सीक्रेट सिर्फ मिस्टर सोमन और उस शख्स के बीच है जिसको ये कॉल मिला है, बाकी किसी को नहीं पता है, पुलिस के लोगों को नहीं पता है, अफसर को नहीं पता है, बिकॉज उनके लिए चीज़ें आम बात, यूजुअल रूटीन रेड्स और रूटीन चीज़ें उनके लिए होती रहती हैं। ये सब जब पहुंचते हैं पाकमोडिया स्ट्रीट में, उसके मुसाफिर खाने में, दाऊद का जो अपना ऑफिस है, AC एयर कंडीशन ऑफिस है, वो लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं अंदर और वो लोग देखते हैं कि AC अब भी चल रहा है, एक सिगार वहाँ पे आधी जल रही है, और उस ज़माने सोफ़े होते थे जैसे आपने देखा होगा जिसमें आप बैठें तो अंदर थोड़ा सा धंस जाता है सोफ़ा, वो सोफ़ा अब भी धंसा हुआ है। यानी पिछले 10 मिनट में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई आदमी इतनी जल्दी में इस कमरे से निकल गया है जिसने AC बंद नहीं किया है, जिसने सिगार को यहाँ छोड़ दिया है, और जो शायद इस सोफ़े बहुत आराम से बैठा हुआ था। लेकिन अभी पुलिस ने पहुँचने से पहले ऐसा कुछ हुआ है कि वो जल्दबाजी में निकल गया है। दैट वॉज द लास्ट एक्शन अगेंस्ट दाऊद, और फिर वो यहाँ से निकल गया। कैसे निकल गया, किसने इन्फॉर्म किया, किसने उसको हेल्प किया, वो कैसे भारत छोड़ गया, उसके बाद दाऊद कभी नहीं मिला। बस यही एक मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है, किसी को भी नहीं पता है। बस या सोमन को पता है या उस शख्स को जो हाँ जिसको उसने फ़ोन किया था सोमन को, उसको। बस आपको क्या लगता है? वेल जो दाऊद के लोग क्लोज थे,
आई डोंट नो इफ इट्स अ फैक्ट और नॉट। देखिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट का हमेशा से ये होता है कि वो अपने सोर्सेज से पूछ करके लिखता है। जर्नलिस्ट खुदा नहीं होता। जर्नलिस्ट कैन नेवर से कि ये एक्यूरेट है अनलेस ही सीज ए डॉक्यूमेंट, बट डॉक्यूमेंट भी फोर्ज किए जा सकते हैं। अगर मुझे कोई भी चीज़ दो लोग ऐसे कहते हैं जिसको दो लोग उसको डिस्प्यूट ना करें तो आई रिलाई ऑन दैट, वरना मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ छोड़ दी हैं जहाँ पे दो लोग कुछ कह रहे थे और एक आदमी कुछ और बोल रहा था। तो मुझे जो मेरे नज़दीकी सूत्रों ने बताया वो ये बताया कि जब दाऊद को फ़ौरन फ़ोन आ गया और उसको एक पुलिस वाले ने बताया तो दाऊद अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे चला गया। आपने अगर पुरानी डोंगरी की अगर आपने बिल्डिंगें देखी हो तो बिल्डिंगें एक से एक जुड़ी हुई होती थी। उसके नीचे उतरने से ख़तरा था कि शायद पुलिस को गिरफ्तार कर लेती। उसने वही बिल्डिंगों से बिल्डिंग जो है लांग करके निकला एंड पुलिस ने फ़ौरन एयरपोर्ट पे और सब जगह लुकआउट कर दिया था। इसलिए दाऊद डिड नॉट गो टू एयरपोर्ट टू एस्केप टू दुबई, क्योंकि दुबई आता जाता रहता था तो उसका लुकआउट में वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जा सकता था। दिस ही टुक अ ट्रेन आउट ऑफ मुंबई टू सम अदर सिटी, मुझे नहीं पता कहाँ, मतलब उनका सिर्फ कहना है कि इट कुड बी कोलकाता, इट कुड सम अदर सिटी, आई हैव नो आइडिया, जो मुझे पता नहीं मैं इसके बारे में कहूँगा नहीं। किसी शहर में, हाँ किसी शहर में ट्रेन से चला गया, क्योंकि अब बहुत भीड़ होती है, उसको ढूंढना या पूरा करना बहुत मुश्किल होता है और ज़माने CCTV भी नहीं थे। उस ट्रेन से वो तक गया, फिर वहाँ से एयरपोर्ट से जो है वो दुबई चला गया, तो इसलिए मुंबई पुलिस के हाथ नहीं आ पाया। अभी जिंदा है दाऊद? 6 महीने पहले उसकी पॉइजनिंग की खबर आई थी कि उसको जो है फूड पॉइजनिंग हो गई है, जो अपने आप में सच थी कि दाऊद को जो है फूड पॉइजनिंग हुई थी। और इस फूड पॉइजनिंग के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सा हिल गया था, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट जो है उनको दाऊद बहुत अखरता है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को दाऊद पसंद नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को भी दाऊद पसंद नहीं है। दाऊद सिर्फ ISI को पसंद है, दाऊद रूलिंग पार्टी को बहुत पसंद है। मैं अभी कल परसों चेन्नई लिक फेस्ट में था, वहाँ पे मुझे एक बहुत ही वेटरन जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान गया था एक क्रिकेट मैच कवर करने के लिए, और वहाँ वो और उनके साथ दूसरे और भी जर्नलिस्ट थे। उनको वहाँ का एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मिला जो उनको क्लिफ्टन बीच के पीछे दाऊद का घर है, दाऊद का घर मोइन विला जो है, जो उसके बेटे के नाम पर है। क्लिफ्टन बीच के पास ही उसका घर है, जहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की दरगाह है, उसके पीछे मैं भी जा चुका हूँ। मैंने भी जाके उस घर में एंट्री करने की कोशिश की। जब 2004 में पाकिस्तान गया था तब मैं वहाँ गया था और वहाँ उसके बाहर बहुत गार्ड थे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया था। मैंने कहाँ जाना है? मुझे दाऊद से मिलना है। कौन दाऊद? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम बॉम्बे वाला। इधर कोई दाऊद नहीं रहता है। मैंने कहा ठीक है यार, जाने दो, सेठ को सलाम दुआ करके आ जाऊँगा। नहीं वापस जाओ। वो लोग बहुत, उन्होंने इतनी ज़्यादा उससे कहा कि मैं डर के वहाँ से फिर भाग आया था 2004 में। तो खैर ये कहते कि ये जब गए ये जर्नलिस्ट और कुछ लोगों के साथ इनको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ले गया, तो उसने कहा ये घर दाऊद इब्राहिम का है और हमारी गवर्नमेंट इज़ इनकरिंग ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस जस्ट टू कीप द मैन सेफ। ये आदमी मुंबई का गैंगस्टर है। तो यानी आपको पता है ना कि पाकिस्तान की ही एक मैगज़ीन में एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था गुलाम हसनैन। उन्होंने बाकायदा लिखा था कि कैसे दाऊद को पाकिस्तानी गवर्नमेंट बचा रही है, नॉट जस्ट दाऊद बल्कि टाइगर मेमन, बल्कि बहुत से जो बॉम्ब ब्लास्ट के अब्सकॉन्डिंग अक्यूज उनको भी। बाद में गुलाम हसनैन साहब कहाँ चले गए और उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, ये अलग बात है। सो तब से एवरीवन नोज कि दाऊद वहाँ पे है। तो अभी जब पाकिस्तान में, तो पिछले साल जब उसको फूड पॉइजनिंग का जब उसके बारे में खबर फैली थी तो सबको मालूम था, यानी वहाँ के जर्नलिस्ट लोगों ने भी लिखना शुरू किया, वहाँ के जो यूट्यूबर थे, जो सारे लोग थे, उन्होंने भी जो है उसको लिखा कि दाऊद पाकिस्तान में है। अभी कुछ महीनों पहले जावेद मियादाद जो दाऊद के समधी हैं, जिनका बेटा जुनैद जो है उसकी शादी दाऊद की बेटी से हुई है, मारूक से, ही इज़ वन मैन जिसको बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं होता कहने में कि मैं दाऊद के रिश्तेदार हूँ और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है, बहुत फ़ख्र है कि मेरे रिश्तेदार हैं। और ही इज़ कॉन्स्टेंटली लाइक मीडिया को इंटरव्यू देता रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दाऊद बाय ऑल मीन्स ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ लाइक रोबस्ट, एंड उसको अपनी हुकूमत अब भी चला रखी है उसने पाकिस्तान की। तो अभी भी है उनकी हुकूमत? आपका एक मैं वीडियो देख रहा था, आपने बोला था कि दाऊद अभी ज़िंदा है, वो पाकिस्तान में, और दाऊद पाकिस्तान में जाके अब किंग मेकर बन गया है। जी, ये मेरी अगली इसी किताब में, आई मीन दुबई टू कराची मेरी लेटेस्ट किताब है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। उस किताब के अंदर, हाँ, सो दुबई टू कराची की जो मेरी किताब है, मतलब हुआ ये था कि मैं थक गया था दाऊद के लिखते हुए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दाऊद के बहुत लिखा है यार। तो आई गॉट वन मिस्टीरियस स्कॉलर जो पाकिस्तान में इज़ वेल कनेक्टेड,
सारी पॉलिटिशियन पार्टीज को जानता है, सबको पैसे देता है, सब उसको जानते हैं. ही इज़ बेस्ड इन यूएस, ही इज़ अ ग्रीन कार्ड होल्डर, एंड आई कैन ओनली से दिस मच के ही इज़ अ लुक अलाइक ऑफ शॉन कॉनरी, जो मुझे मिला था अबू धाबी के आइफा में. उसने मुझे दाऊद के बारे में इतनी हैरत अंगेज बातें बताई हैं जो मैं उसको सुनने के बाद मैं रुक ना पाया. क्या बताई? मतलब वो कहता है कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो बिकॉज ऑफ दाऊद, और वो अगर हटा तो बिकॉज ऑफ दाऊद. एंड देन ही शोड मी न्यूज़ चैनल से क्लिपिंग्स जहाँ जावेद मिर्दाद इज सेइंग दिस कि इमरान खान को हमने बनाया था पीएम और हमने उसको पीएम नहीं बनने दिया. और जब उससे न्यूज़ एंकर ने पूछा कि भाई कौन था ये, तो बोले कुछ हैं अल्लाह के प्यारे बंदे जिन्होंने किया है. भाई अल्लाह के प्यारे बंदे कौन है, आप नाम बताइए. उन्होंने बताया नहीं. बट देन देयर आर सो मच ऑफ एविडेंस अबाउट दाऊद कॉलिंग द शॉट्स. फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल पार्टीज के इक्वेशंस हैं, मतलब बहुत सी बातें. अब हम आपसे क्या बताएं, पाकिस्तान आपको किताब पढ़ना पड़ेगी अगर मैं सारी यहीं बता दूँ तो. ये बताओ तो लोग ये सुनेंगे और उसके बाद जाए किताब ज़्यादा पढ़ेंगे. तो मतलब उसका दाऊद का शुरू से ही वॉज फैसिनेटेड विद फिल्म इंडस्ट्री. उसका बॉलीवुड से उसका बहुत पुराना उसका इश्क रहा है. तो जब वो बॉम्बे में भी था तो बॉलीवुड से उसकी कनेक्शन बहुत अच्छे थे. तो जब पाकिस्तान गया तो उसने वहाँ की भी फिल्म इंडस्ट्री उसने बहुत अच्छी पहचान बना ली. तो वहाँ की एक्ट्रेसेस से उसके अफेयर तो बहुत मशहूर हैं, और फिल्मों में भी उसका जो एक प्रोडक्शन का जो उसका शौक होता है उसने वो भी रखा है फिल्मों के अंदर. तो वो इंडस्ट्री में उसका कनेक्शन, फिर उसका जो है साथ साथ में क्या कहते हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स, दो चीज़ें जिसको जो बहुत पसंद है उसको, फिल्म और पॉलिटिक्स. बिकॉज पॉलिटिक्स इज पावर. अगर आपने पॉलिटिशियंस को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आप जो है फिर उस देश को रूल कर सकते हैं. तो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट, अब अगर आप पीएम तक सोचिए, अगर आप चुनाव कर सकते हैं, इफ़ यू कैन डिसाइड कि आपका पीएम कौन है, आपके सेनेट में कौन होगा, पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उसको सेनेट कहते हैं. और जो उनकी जो पावरफुल बॉडीज़ हैं, जो क्रिकेट की जो उनकी बॉडीज़ हैं, पीसीबी वगैरह, ये सारी दाऊद के ख़ास लोगों के हाथ में है. दैट्स हाउ वी कॉल शॉट्स इन पाकिस्तान. तो यानी हुआ ये है कि वो सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो अपने आप को मतलब डेमोक्रेसी का बादशाह कहते हैं, बट ऑल दीज आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ दाऊद इब्राहिम. अब यह कि जो वहाँ से शुरू से होते होते आज दाऊद इब्राहिम इस पावर पे आ गया है कि ही कैन कॉल शॉट्स इन पाकिस्तान, जिसको चाहे उठाए, जिसको चाहे बिठाए, व्हाटएवर. तो अब वो किंग मेकर पाकिस्तान में बन चुके हैं. जी हाँ, बिल्कुल. ही इज़ बिकम अ किंग मेकर नाउ. तो पाकिस्तान यू थिंक कि वहाँ की गवर्नमेंट टेक्निकली वही चला रहे हैं? ऑफ कोर्स इट्स, आई मीन मैंने कहा कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखित रूप में नहीं होती हैं, बट कुछ फैक्ट्स अपने आप में होते हैं. एंड ऐसे क्या किया उन्होंने कि वो जब वहाँ जाके सब चला रहे हैं? सिर्फ प्योरली मनी? दुनिया में सर द होल थिंग इज ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया. होल थिंग इज सबसे बड़ा रुपया. पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट कंट्री. उनकी इकोनॉमिक इज इन शैम्बल्स. दे आर नॉट एबल टू somehow टेक केयर ऑफ देयर इकोनॉमी. उनका प्रॉब्लम देखिए कि उनके यहाँ कितने सारे मसाइल हो रहे हैं. इसका प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ करप्शन किस कदर ज़्यादा है. यानी आप हर प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो करप्शन से भरा हुआ है. आप देखिए कि उनके यहाँ गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती ही नहीं है. यानी जब इमरान खान, जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जब चलाई थी, उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम से जो उन्होंने पार्टी चल रही थी, लोगों को एक नई उम्मीद जगी थी. लेकिन फिर इतना बड़ा स्कैम हो गया उनके ऊपर, अब्दुल कादिर का जो स्कैम चल गया, वो खुद रह नहीं पाए. तो और उसके द वे इमरान खान वॉज इन्वॉल्व इन इट, वो अजीब था वो खुद. तो माई पॉइंट इज़ कि वहाँ जो करप्शन है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस कंट्री का. एंड दाऊद नोज, या उसको पता है कि कैसे करप्शन का फ़ायदा उठाना चाहिए. वो भारत में देख चुका है, तो उसने पाकिस्तान में उसको यूज़ कर लिया. ओके, डिवाइड दाऊद फॉर मी इन 3 पार्ट्स. मेरे को 3 एरा के बारे में बताओ. दाऊद इब्राहिम मुंबई में, दाऊद इब्राहिम दुबई में और दाऊद इब्राहिम कराची में. ये एरा तीनों आपस में अलग क्या है? इन तीनों में उसके पावर की क्या कंडीशन थी? तीनों में उनका पैसे का फ्लो कैसा था? सी दाऊद जो है जब बॉम्बे में था तो वो एक बहुत छोटा सा स्ट्रगलिंग गैंगस्टर था. जब दाऊद से और जब गैंग भी उसकी थी, उस वक्त भी ही वॉज पार्ट ऑफ द सिंडिकेट जहाँ साबिर बड़ा भाई था. दाऊद मतलब ही वॉज अ स्ट्रैटेजिस्ट. उसका दिमाग था, उसका शार्पनेस थी, लेकिन वो एक ऐसी गैंग थी जो बड़ी हो रही थी. तो बिटवीन 1974 जहाँ पे उनका पहला इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उनका, दाऊद इब्राहिम ने जो पहले उस गैंग ने किया था, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई. 1986 यानी 12 साल जो है वो लोगों ने एक बराबर गैंग फॉर्म नहीं हुई थी. लड़के थे, हाँ जा भाई उसको ठोक दे, हाँ जा उसको उठा ले, हाँ चल ये कर लेते हैं, हाँ चल उसका काम बजा देते हैं. ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था कुछ भी. ऑर्गेनाइज था बट एडहॉक. ओके, मतलब सब आदमी सब करेंगे.
देयर इज एक जो है डिवाइडेड, कुछ उसके अंदर वो नहीं था, कोई डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, सब थे, मतलब उसकी जो भी गैंग के अंदर लोग थे। और उसके बाद उसने गैंग को अपने एक्सपांड भी किया कि अपनी गैंग के अंदर जो यंग पार्टी जिसमें सिर्फ मुस्लिम लड़के थे, बाद में जब गैंग में बाद में नॉन मुस्लिम लड़के भी आ गए। फॉर एग्जांपल सुनील सावंत भी आ गया, छोटा रजन भी आ गया, और उसके बाद में सुभाष सिंह ठाकुर भी आ गया, लोग आ गए, तो काफ़ी गैंग एक्सपांड हो गई। वो गैंग बॉम्बे में 1986 में जब वो चला जाता है यहाँ से, उस गैंग को से लेकर के, और बाद में और लोग भी आते हैं, छोटा शकील उसको फॉलो करता है, छोटा रजन भी दुबई चला जाता है। सो दुबई वाला जो उसका टाइम है बिटवीन 1986 टू 1994, 8 साल का, ये वाला उसका रियल ग्रोथ है। दाऊद इब्राहिम बिकेम दाऊद इब्राहिम इन दुबई। हाउ? उस आदमी ने शायद वहाँ के जो लोग, दुबई के जो लोग थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, मैनेजर्स थे, शेख्स थे, या जो लोगों थे, उन लोगों ने उसको समझा दिया या उसने उसे सीख लिया कि इस गैंग को कॉरपोरेटाइज कर सकते हैं। इट कैन रन एज मेगा कॉरपोरेशन। अब उसने क्या किया ना, यहाँ से वो जो बॉम्बे में डोंगरी की गलियों में हो रहा था, इसको ठोक दे, इसको उठा दे, इसको ये कर दे, अब वो सब नहीं हो रहा है। अब ये हो रहा है कि उसने हिस्से बांट दिए हैं कि शरद शेट्टी जो है वो क्रिकेट बैटिंग देखेगा, अनीस इब्राहिम जो है वो फिल्म लाइन देखेगा, छोटा शकील जो है वो कहीं और से जाके वो प्रोटेक्शन रैकेट को हैंडल करेगा। नाउ देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर हिम। नाउ अब जो बॉम्बे में अगर लोगों को सुपारी किलिंग करनी है या लोगों को मारना है, वो उसका एक पर्टिकुलर आदमी करेगा। दिस इज़ व्हाट ही डिड इन दुबई। दुबई में उसने अपना एक वाइट हाउस बना लिया जहाँ से वॉज लाइक रनिंग द होल शो। दुबई में अब जो एक्टिविटी होगी उसको दाऊद का अप्रूवल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लोग जाते थे, फिल्म स्टार्स जाते थे शूटिंग के अंदर, और जब वो लोग वहाँ कोई कंसर्ट है या कोई वहाँ पे कोई बड़ा सा जो शूटिंग का सेट वेट है, दे हैव टू लाइक मीट दाऊद इब्राहिम। आई मीन आपको पता है कि दिलीप कुमार हैज़ मेट दाऊद इन दुबई, ऋषि कपूर हैज़ मेट दाऊद इन दुबई, ऐसे लोगों की वहाँ मुलाकात होती है। तो ही वॉज काइंड ऑफ हॉबनॉबिंग विद स्टार्स, विद अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दुबई, और वहाँ पे वो अपना मामला बढ़ाते जा रहा था। शायद वो दुबई से ना जाता, बिकॉज उसको दुबई बहुत अच्छा लग रहा था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में थिंग्स बिकेम टोटली क्रेजी फॉर हिम। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सट्रेडिशन के लिए जो है उन सारे गैंगस्टर्स को दुबई से यहाँ उनको चार के ला रहे थे। दाऊद वो उसको रियलाइज़ किया कि अगर मैं यहाँ रुका रह गया तो देयर माइट कम अ टाइम कि जब वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को यूज़ करके इंडिया जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ बुला लेगी। सो तो उन्होंने क्या किया, फिर दाऊद ने जो है वो दुबई से माइग्रेट होना सोचा, और तब ही वेंट टू कराची। नाउ सी टू से कि दाऊद ने एक मास्टर प्लान बना रखा था और वो उसको प्लान करने वाला था, वो नहीं होने वाला था। ही वॉज जस्ट टेकिंग इट एज इट कम्स। इसका मेन मोटिव था सर्वाइवल। ही वॉन्टेड टू सर्वाइव एट एवरी लेवल। मुंबई में भी सर्वाइव करना चाह रहा था और दुबई में बड़ा तो हो रहा था। ही वॉज बिकमिंग रिच, ही वॉज बिकमिंग मोर रिसोर्सफुल, लेकिन तब भी सर्वाइवल ही था। वो पूरी तरह से वेल एंट्रेंच्ड वहाँ नहीं हो गया था। जब उस पर दुबई में देखा कि अब उस पर गाज गिरने वाली है और उसको इंडियन गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट शायद कर जाए, ही मूव टू पाकिस्तान, यानी अगेंस्ट सर्वाइवल। ही हैज़ बिकम बिगर। उसने अपनी कंपनी को बड़ा कर लिया है, डिपार्टमेंट पैदा कर लिए, अपने अलग अलग लोगों को डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। अब वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। बट देन ही कांट स्टे इन दुबई एनीमोर। वो कराची चला गया। कराची के शुरू के साल उसके लिए बहुत प्रॉब्लम थे। बिटवीन 94 और 98 तक दाऊद वॉज नॉट टोटली वेल एस्टैब्लिश्ड इन द सेंस के सबसे पहले ही फेस द हॉस्टिलिटी ऑफ द लोकल माफिया। देखिए आपको बता देंगे पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानी माफिया फैली हुई है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, यहाँ आप अगर यूएस में भी जाइए, यूएस की जेलों में भी जाइए, आपको पाकिस्तानी क्रिमिनल सब जगह मिलेंगे। अब अगर जिन लोगों ने फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी माफिया को इतना बढ़िया इस्टेब्लिश कर दिया है, तो उन्होंने अपने खुद के कराची में उन्होंने क्या किया होगा। कराची अगेन इज़ ए पोर्ट सिटी, इट्स लाइक बॉम्बे, तो इन्हें बहुत सी चीज़ें बॉम्बे के अंदर वहाँ मिली हुई हैं। तो वहाँ का एक जाट माफिया जो है, जो वहाँ के अंदर जो एक से एक लोग हैं, पंजाबी माफिया, जाट माफिया, सारे लोग जो वहाँ पे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे वो लोग अपना खुद का एक इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सडनली दाऊद इब्राहिम करके एक आउटसाइडर आ जाता है, एक बॉम्बे का गैंगस्टर आ जाता है, और वो आके देखता है कि उसको पाकिस्तानी रेंजर्स सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको आर्मी वाले सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो नेचुरली एक
हॉस्टिलिटी होती है, दे डोंट वांट टू वेलकम विद ओपन आर्म्स। मतलब अगर वो काम भी कर रहा है तो गवर्नमेंट का कर रहा है, हमारे साथ में हमारा हिस्सा क्यों ले रहा है? तो दोज इनिशियल ईयर्स जो उसको प्रॉब्लम हुए थे वहाँ पे इन लोगों से करने में, वो बिकॉज ऑफ दिस लोकल माफिया। बट वंस व्हेन दिस माफिया वर थ्रेटेंड, वार्नड एंड क्लियरली टोल्ड कि ही इज़ अ स्पेशल गेस्ट फॉर अस एंड इज हियर टू स्टे एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम, यू गाइज बेटर वॉच आउट। अब अगर तुम लोग मतलब उसको सताओगे तो देन ही काइंड ऑफ गेटिंग इंटरेस्ट। तब उसके बाद इन लोगों ने अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और तब दाऊद जो बड़ा होने लगा। अब जब ये लोगों ने उसको तकलीफ देना छोड़ दी, गवर्नमेंट पूरी तरह से आ गई, इन्होंने देखा कि अब अमेरिकन जो है वो इन्फ्लुएंस को लोग हैंडल कर सकते हैं, इंडिया का प्रेशर संभाल सकते हैं, तब फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरह से उसके साथ होने लगी। अब फिर ऐसा होने लगा कि क्रिकेटर्स, यानी आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी दाऊद से बहुत क्लोज थे, सो उसमें इन लोगों ने उससे क्लोज होते होते अब ऐसा हो गया कि फिर आई थिंक समवेयर अराउंड 2004-2005 के आसपास जावेद मिर्दाद की और दाऊद की बेटों की बच्ची की शादी हो गई। मतलब दाऊद की बेटी मारूक और जावेद मिर्दाद का बेटा जुनैद, इन दोनों की शादी हो गई। दिस वाज नाउ नोन टू द होल वर्ल्ड कि क्रिकेटर लाइक जावेद मिर्दाद का बेटा उससे शादी कर रहा है। तो ये अब फैलने लगी। यहाँ पे दाऊद ने पाकिस्तान के अंदर ये देख लिया कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं पैसे कर सकता हूँ, मैं आई कैन गेट एवरीथिंग। मतलब मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी चला रहा हूँ, और हालांकि एक स्टेज तक वो इंडिया की इंडस्ट्री में पैसे इन्वॉल्व थे उसके। यानी आपको पता है वो जो चोरी चोरी चुपके चुपके का जो यहाँ पे एक स्कैंडल हुआ था, जहाँ पे नाजिम रिजवी हुआ छोटा शकील्स गाय एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द मूवी, तो वो उन्होंने बाकायदा क्राइम ब्रांच ने उस रैकेट को बस्ट किया था। तो उसके बाद उनको लग गया कि वो लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हाथ पैर नहीं मार सकते हैं, सो दे काइंड ऑफ रिट्रैक्टेड। सो दे थॉट कि अब हमको जो भी करना है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में करना है, तो सारा बिजनेस। देन व्हाट हैपेंड कि उसने क्रिकेट में जो वहाँ पे जो बैटिंग होती है और वहाँ जो उसके अंदर करना है वो वहाँ करने लग गया। नॉट जस्ट दैट, दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के अंदर गुटखा भी इंट्रोड्यूस कर दिया। फायर ब्रांड गुटखा बिलोंग टू अनीस इब्राहिम ऑफ दाऊद। यानी आप सोचिए उसने अपनी जड़ें पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह इस्टेब्लिश कर ली। तो गुटखा हो, क्रिकेट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, वुमनाइजिंग विद एक्ट्रेसेस हो, हर चीज़ में दाऊद का हाथ हो गया। और फिर दाऊद को जो लोगों ने उसकी इन्फ्लुएंस देखी तो पॉलिटिशियंस जो है उसके करीब भी आने लगे और फिर उससे फेवर्स लेने लगे। मतलब मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब वो दाऊद से कभी मिलने जाता था तो वो देखता था कि दाऊद के रिसेप्शन हॉल में कोई ना कोई प्रोविंस का बड़ा सा एक चीफ मिनिस्टर बैठा वेट करता होता था। इमेजिन, आप खाली इमेजिन कीजिए कि कोई चीफ मिनिस्टर जो अपने आप में इतना बड़ा पावरफुल आदमी होता है वो दाऊद के बाहर जो है वेट कर रहा है। दैट इंडिकेट के उसका पावर कितना पाकिस्तान में हो गया था। वंस ही रियलाइज दिस, उसने ये वाला इक्वेशन क्रैक कर लिया कि मुझे इन सब को जो है अगर अपने हाथ में रख लिया और मैं यहाँ पे अपना पावर बढ़ा सकता हूँ, तो फिर अपने पावर को एक्सपांड करने लगा। तो पाकिस्तान का दाऊद इब्राहिम जो है ही बिकेम मोर ऑफ अ किंग मेकर, power broker, या influential in other ways than what we saw in Dubai and what we saw in Mumbai. तो वो वाला आदमी जो था वो किंग मेकर, he is kind of became a real guy. अब आप ये सोचिए, छोटा सा मिसाल खाली आपको मैं दूं कि 2004 में US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। आप और हम इस वक्त 2025 में बैठे हैं, 21 साल हो गए हमको बैठे हुए, और उसके बाद भी उनको पता है दाऊद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, बट उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी मेरा कहना है कि यूएस ने अपने डीए जो लोग हैं उनको बिठा रखा है, CIA वहाँ मौजूद है पाकिस्तान में। अभी जब दुबई में शादी हुई थी उनको सबको पता था कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, बट उसके बाद भी वो लोग उसको हटा नहीं पाए। मैं जब US गया था वाशिंगटन, और हमने जो उस प्रोग्राम के अंदर जो है रिचर्ड बाउचर करके जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट थे, जब उन्होंने उनका सेशन था तो मैंने उससे सवाल किया था कि आप जब टेरर के ख़िलाफ़ आपने बाकायदा एक जंग छेड़ दी है आपने, तो आप दाऊद इब्राहिम को जो एक ग्लोबल टेररिस्ट है आप उसको क्यों नहीं एक्सट्रैडिट कर रहे हैं, उसको कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आज तक हैरान हूँ, मतलब इस सवाल जवाब को तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं। मिस्टर बाउचर ने कहा कि हु सेज के देयर आर नो बैड गाइज इन इंडिया,
हमें बैड गैदर एवरीवेयर। तो हो सकता है कि दाऊद पाकिस्तान में होगा, बट आपके लोकल लोग भी प्रॉब्लम करते हैं। आप देखिए ट्रेन ब्लास्ट में कौन था? दाऊद थोड़ी था ट्रेन ब्लास्ट के अंदर, दूसरे आपके लोग थे। आई वॉज टोटली फ्लमॉक्स्ड बाय दिस काइंड ऑफ रिएक्शन बाय एन अमेरिकन ब्यूरोक्रेट। तो सवाल ये है कि 21 साल में दाऊद को पाकिस्तान में कोई इसका बाल नहीं बाका कर पाया, बिकॉज आईएसआई इसको प्रोटेक्ट कर रही है, आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, और हर रूलिंग डिस्पेंसेशन जो भी आती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वहाँ का कोई प्रेसिडेंट हो। फॉर एग्जांपल जनरल मुशर्रफ जब आया तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पूरे देश को क्लीन कर दूंगा। बट बाद में क्या हुआ? किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो वहीं है। प्राइम मिनिस्टर्स आए गए, बेनजीर भुट्टो आई गई, लेगारी आया गया, सब, नवाज शरीफ आया, सब गया। दाऊद अपनी जगह कांस्टेंट एंड ग्रोइंग और बढ़ रहा है, बस। एंड पैसे कैसे कमाता था? व्हाट वाज द मनी सोर्स फॉर दाऊद इब्राहिम? ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ लेजिटिमेट इनकम। ये मतलब मैंने कहा ना कि मुंबई में कैसे होता था, दुबई में कैसे होता था, कराची में कैसे होता, कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे बनते? देखिए, दाऊद का ऐसा था कि बॉम्बे में भी जो बिजनेस करता था, चाहे वो गोल्ड की स्मगलिंग थी शुरू में, या बाद में उसका जो हवाला था, या बाद में उसके जो क्रिकेट बैटिंग के रैकेट थे, या उसका जो फिल्म के अंदर जो उसके जो एक बेनामी फंडिंग थी, या बाद में जो रियल एस्टेट था, ये सारा बाद में उसने बुलियन मार्केट, गोल्ड मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर भी दाऊद घुसा है, उसने सारी चीज़ें की हैं। अब अगर यही चीज़ उसको रेप्लिकेट करनी है तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच लाइक इंडिया, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर। तो यानी एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ उर्दू, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। तो यानी करप्शन का लेवल दोनों का, और दोनों को पैसे का एक चीज़ जैसी है। दाऊद ने इसी चीज़ को एग्जैक्टली दुबई में, हालांकि मामला अलग था, वहाँ पे ही वॉज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, वो उस तरह से नहीं कर पा रहा जैसे दुबई की जो मार्केट्स हैं वहाँ उसको रियल एस्टेट में था, बट ही कुड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ फ्री हैंड। या होटल इंडस्ट्री में था, बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, गोल्ड स्मगलिंग में उतना कुछ उसका हाथ नहीं था। तो यानी कुछ भी कहिए, ही वॉज समहाउ स्टाइफल्ड, एक बंदिशें उसके ऊपर थी जो पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में जाकर के वो बाकायदा, यानी उसने ऐसी कुछ कंपनीज जो हैं खोल दी, शुरू कर दी, जो कहने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जिनको सिर्फ एक्सक्लूसिव इस बात के परमिट्स थे कि ही कैन इम्पोर्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन जब वो आती थी वहाँ से कहीं से, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर गोल्ड आता था। तो मतलब मेरा कहना, लैप जो मशीन्स कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मशीन थे, चाहे वो CPU हो, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, जो भी चीज़ें, उन डब्बों के अंदर, यानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो चला रहा है, वो उस कंपनी के तहत जो चीज़ें इम्पोर्ट होकर आ रही हैं सारी, उसके अंदर गोल्ड आ रहा है। तो यानी ये सिर्फ दाऊद कर सकता है। वहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे भी अगर कस्टम जो है डब्बा नहीं खोल के देखती है, वहाँ भी डब्बा खोल के नहीं देखती है, अगर उस कंपनी का है आने दो। फिर उसने वहाँ पे एक एक्सचेंज बनाया, मनी एक्सचेंज बनाया, जो मनी एक्सचेंज उसका एग्जैक्टली यहाँ पे मुंबई में भी था। ऐसे मनी एक्सचेंज से कहने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती है, बट वो हवाला का फ्रंट है। फिर रियल इस्टेट जो उसने वहाँ पे बनाई है, वो रियल इस्टेट जो है वहाँ पे बाकायदा बड़ी से बड़े जो उसने कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, और उसके अंदर उसका पार्टनरशिप है उसके अंदर। तो माय होल पॉइंट इज़ कि ये जो सारी जो करने लगा है, वो वहाँ पे बड़े पैमाने में करने लगा है। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे 400 करोड़ के, जो पाकिस्तानी रुपयों के 400 करोड़ रुपए तक के जो है टर्नओवर की चीज़ें उसने की हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तो ही न्यू हाउ टू मल्टीप्लाई वेल्थ एंड हाउ टू इनफैक्ट एक्सपांड हिज बिजनेस, ये करने लगा है वो। आपका एक चैप्टर था बुक में, द गोल्ड किंग। जी, वो क्या है? यहाँ का जो जमाने, दुबई टू कराची में आपका एक चैप्टर है द गोल्ड किंग। हाँ, तो मतलब वही जो उसने जो जिस तरह से गोल्ड को किस तरह से जो है यहाँ से लेके पाकिस्तान तक, यानी ये जो चीज़ उसने यहाँ सीखी थी। देखिए होता क्या है कि जो चीज़ प्रोफिटेड हो गई ना, उस चीज़ के ऊपर एक ड्यूटी होती है, एक अपना एक प्रॉफिट उसके अंदर बनाने के तरीका होता है। अभी जो मैंने आपसे बताया कि जो कंप्यूटर के इन बॉक्सेस के अंदर इम्पोर्टेड सपोजिटली जो हैं, उसके अंदर गोल्ड आ रहा है, ही एंश्योर्ड कि उसका ही गोल्ड पाकिस्तानी मार्केट में चले, एंड ही विल बी द हैविंग द बिग मोनोपोली मार्केट इन गोल्ड। उस आदमी ने सारा का सारा पाकिस्तान का गोल्ड इकट्ठा, मतलब आई वुड से नॉट इकट्ठा, बट आई वुड से कि अपने आप को उसने एक एक्सक्लूसिव डीलर कर दिया पाकिस्तान के अंदर, जो कहने लिए कोई और है। दाऊद का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दाऊद इस कंपनी का हिस्सा है या उसके रिलेटिव्स का हिस्सा है, होता कोई और है, बट ऑलवेज बैकग्राउंड में दाऊद होता है। तो वही बात है, चाहे गोल्ड हो, चाहे दूसरे बिजनेस हो। मैंने कहा गुटखा, फायर गुटखा, या मैंने पाकिस्तान की बहुत सी जो फिल्में हैं या बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ पे दाऊद इब्राहिम है।
तो ये ऑलवेज द मैन बिहाइंड एवरीथिंग। तो मेजॉरिटी गोल्ड मार्केट पाकिस्तान का भी दाऊद का बिल्कुल दाऊद के हाथ में है। मैंने कहा ना, उसके अलावा भी एवरीथिंग। दाऊद इब्राहिम का पर्सोना को जो आप डिस्कस करेंगे, उसके आसपास क्या हुआ, उसके आसपास कौन लोग थे। फॉर एग्जांपल छोटा राजन एक ऐसा गैंगस्टर था जो बॉम्बे में दाऊद के लिए उसकी वफादारी से साथ उसके बड़ा हुआ, और फिर वफादार होकर के वो उसको जो है दाऊद को बड़ा करना था। एंड ही वाज ट्राइंग टू एंश्योर कि दाऊद को जो है वो वर्क फॉर हिम एंड शो हिज लॉयल्टी एंड इम्प्रेस हिम। बट एक स्टेज के बाद में उसके और दाऊद के बीच मनमुटाव हो गया ना। छोटा जन ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट ये कम्युनल काइंड ऑफ रिफ्ट है दोनों के बीच में, जो कम्युनल बिल्कुल नहीं थी। मेरा हमेशा से मानना है कि गैंगस्टर कितना भी दावा कर ले, वो देशभक्त गैंगस्टर नहीं हो सकता। मैं देशभक्त गैंगस्टर, वो देशद्रोही गैंगस्टर, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। मतलब वो आम पब्लिक को समझा दिया जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये रिफ्ट की वजह से क्यों रिफ्ट हुई? हुआ ये था कि दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या हुई थी 1992 में, इब्राहिम पारकर। और उस वक्त छोटा राजन वाज कॉलिंग द शॉट इन द दाऊद गैंग। ही वाज द टॉप गाय, राइट हैंड फॉर दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम वाज वेरी अफेक्टेड विद दिस किलिंग। उसकी जो बहन हसीना पारकर थी, उसके शौहर की हत्या से दाऊद बहुत जो है अफेक्टेड था साइकोलॉजिकली। वो उम्मीद कर रहा था कि छोटा राजन जो है उसका बदला लेगा। देखिए अंडरवर्ल्ड के अंदर ये होता है कि किसी भी चीज़ का बदला फ़ौरन लेना उस इम्पैक्ट को प्रूव करता है। और अगर आपने नहीं लिया, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि उसने साबिर की किलिंग के लिए अमीरज़ादा को कोर्ट में मरवा दिया। दैट्स हाउ दे काइंड ऑफ असर्ट देयर अथॉरिटी। इब्राहिम परकार की हत्या के बाद में जो है वो हसीना के हस्बैंड का रिवेंज हो नहीं रहा था। एंड छोटा राजन वॉज मे बी नॉट गेटिंग द लीड, या मे बी वॉज टू बिजी विद बूज एंड बेब्स। तो उसको जो है वो यहाँ फोकस हुआ नहीं उसका। दिस काइंड ऑफ मेड एन ओपनिंग फॉर अदर पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर छोटा राजन्स पोजिशन। तब उन्होंने दाऊद के कान भरे। अब यह आदमी होता है कि जितना आदमी बड़ा होता है उतने कान का कच्चा होता है। जब दाऊद के कान में लोग भरने लगा, अरे भाई वो तो लड़कियां लेके बैठा है, वो तो दारू पी रहा है, वो तो ध्यान नहीं दे रहा है, और फिर इब्राहिम भाई का कौन बदला लेगा। सो देन काइंड ऑफ दाऊद स्टार्टेड गेटिंग वार्म्ड अप टू दीज पीपल। एंड इन लोगों ने एक कदम आगे बढ़ करके जो है 1992 में जो शूट आउट हुआ था जे के अंदर, उस शूट आउट को बगैर छोटा राजन के इन्वॉल्वमेंट के किया। यानी आप सोचिए वो अपने आप में टॉप आदमी है राजन दाऊद का, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर इन लोगों ने उसको अंजाम दे दिया, और बहुत सक्सेसफुली अंजाम दे दिया। उनके हिसाब से ऐसा था कि उन हत्यारों को उन्होंने जे हॉस्पिटल में पुलिस की संरक्षण के अंदर मार दिया। एक इंस्पेक्टर मारा गया, एक कांस्टेबल मारा गया, और एक गैंगस्टर उसमें मारा गया, और मार के लोग वहाँ से फरार भी हो गए। दाऊद को ये बात बहुत अच्छी लगी, और दाऊद को लगा यार ये नया उभरता सितारा है मेरी गैंग का, इसको जो अब मैं चार्ज लेने दूँ। सो दे स्टार्टेड काइंड ऑफ टेकिंग चार्ज इन 1992 एंड की बात हो रही है। 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। अब उस बॉम्ब ब्लास्ट में ऐसा कि राजन तो पहले ही अपने आप को कहीं मशगूल कर चुका था दारू में और हुस्न में और जो भी व्हाटएवर से, तो इसलिए उसने ध्यान देना बंद कर दिया था। सो ही रियलाइज हिज इंपॉर्टेंस बीन रिड्यूस्ड। अब वो कैसे अपना हटेगा वो, तो ये टू से कि देशद्रोही थे, ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे थे। अब अगर ऐसे ही था तो 1994 तक, 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 94 तक उस गैंग में क्या कर रहे थे हम। तो जब उसकी हत्याएं की ये लोग प्लानिंग करने लगे, उसको एक शिप में बुला के, पार्टी बुला के उसको मारवाना चाह रहे थे, तब वो वहाँ से भागा है, और तब जाके उसने ये वाला जो प्रोपेगेंडा शुरू किया। ऐसे हुआ है। तो दाऊद इब्राहिम का मेंटोर कौन था ये सब सिखाने के लिए? किसी ने तो उसके सर पे हाथ रखा होगा, किसी ने सिखाया होगा। ये सब काम थोड़ी पुलिस ने नहीं सिखाया, पॉलिटिशियन ने नहीं सिखाया, वो तो सिर्फ दोस्ती करी। जी, दाऊद का जो मेंटोर था वो एक शख्स था, इसका नाम था खालिद पहलवान। खालिद पहलवान से मैं मुलाकात कर चुका हूँ दुबई में, और मैंने उससे मुलाकात करके किताब लिखी दाऊद मेंटोर। खालिद पहलवान ने पर्सनली मुझसे इंटरव्यू दिया था, और मुझसे शुरू में वो बहुत अनकंफर्टेबल था मुझसे बात करने के लिए। मतलब मैंने वो पूरा वाक़या लिखा है कि जब मैं अपना लैपटॉप लेके गया तो उसने मेरे बैग को देख के बहुत कहा, ये क्या है, ये क्यों तुम कैमरा लेके आओ, हिडन कैमरा लाए हो, मेरा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मतलब इसको बैग को बाहर रख के आओ। तो ही वॉज नॉट वेरी क्लियर, बट स्लोली ओपन्ड अप विद मी। He started telling his story to me, and then he told me कि how he and Daud became friends and how Daud उसको बहुत मानता था। कैसे? तो बताने लगा कि जब वो खालिद पहलवान जो है वो पहलवान था आपके मध्य प्रदेश में,
जो है एक हरदा जिला करके है, जहाँ पे उसका पहलवानी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। मतलब वो सारे सारे वो और उसके सारे भाई और उसके पिता सब के सब पहलवानी में थे। तो ये पहलवानी करते करते मशहूर हो गए थे और इसने काफ़ी अवार्ड जीत लिए। मतलब मध्य प्रदेश से पहुँचते पहुँचते ये दिल्ली पहुँच गया और उसने वहाँ एक मुंबई के पहलवान वरुण माने को उसने हराया। तो जब उसने वहाँ दिल्ली में, जब शायद भारत केसरी, अगर मुझे सही तरह याद हो, उस प्रतियोगिता का नाम भारत केसरी था शायद, आई माइट बी फॉरगेटिंग इट, बट तो वहाँ बाशु दादा ने इसको नोटिस किया कि मेरे प्रमोट किया हुआ पहलवान एक महाराष्ट्रियन वरुण माने को जो मैं यहाँ बॉम्बे से लाया था, उसको इसने हरा दिया। तो ही थॉट कि खालिद पहलवान को वो अपने साथ मिला लेगा। खालिद पहलवान को उसने बॉम्बे आने का ऑफ़र दिया। खालिद सेठ के उसने मुझे बताया कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था और 6 महीने बचे थे उसके एग्ज़ाम में देके उसके भर्ती होने के लिए। ही थॉट ही हैड 6 मंथ्स। बॉम्बे सपनों की नगरी है, बॉम्बे आ जाऊं। वो उस ज़माने में बॉम्बे आ गया और मुंबई आके वो बाशु दादा के साथ गोल्ड स्मगलिंग करने लगा। तो एक पठान जो गोल्ड स्मगलिंग के अंदर था, वो बॉम्बे आके बाशु की हेल्प करने लगा। तो बाशु खुद भी एक वेल बिल्ट आदमी था और वो हालांकि गोल्ड स्मगलर था। बाशु दादा ने क्या किया था कि वो हाजी मस्तान के उस ज़माने कंटेम्प्रेरी था। यानी उस ज़माने हाजी मस्तान, शुकुर नारायण बकिया, ये सारे लोग थे, लेकिन बाशु दादा भी गोल्ड स्मगलिंग में अपना सिक्का जमा चुका था। तो एक छोटा सा इंसिडेंट जो मैं बयान किया करता हूँ, दाऊद मेंटोर में मैंने अच्छे से लिखा है कि एक बार बाशु दादा भी मर्सिडीज़ में जा रहा था और उसको जो है वो कुछ गुंडों ने घेर लिया। मेरे ख्याल से शायद हस्सू दादा या हस्सू पहलवान के लोग थे, 6-8 लोग थे जिन लोगों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया था। एंड बाशु दादा को लगा कि आज ये 6 लोग मिलकर इसको मार देंगे। तो खालिद ने जैसे मुझे बयान किया कि बाशु दादा ने उससे कहा कि भाई आज बचा लो। सो देन खालिद ने, ही वॉज अ ट्रेंड पहलवान, ही वॉज लाइक, पठान तो खैर था ही, वो एकदम लंबा चौड़ा सा। आज भी मतलब जब मैं उससे मिला था दुबई में, आई थिंक वो 70+ एट दैट टाइम। 70+ की एज में उसने जो है मेरे सामने एक 30 साल के लड़के को उठा लिया अपने सर के ऊपर। आई मीन फॉर दैट स्ट्रेंथ इट वाज एक्सेप्शनल। एनीवे, तो ये जो पहलवान था, इसने उन 5-6 गली गुंडे कैसे होते हैं, उन तो चाकू दिखा के सोचते हैं उनसे डर जाएंगे, बट इसने उन सबको उठा के पटक दिया और फ़ौरन मिनटों सेकंडों में बाशु दादा जो अपने जान से डरा हुआ खौफज़दा बैठा था, वो खालिद पहलवान के इस कमाल को देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। तो मैं यही बयान करता हूँ कि अपनी कहानी में बयान किया कि बाशु दादा अकेला इम्प्रेस नहीं हुआ था। वहाँ कोने में एक लड़का खड़ा हुआ था, दाऊद इब्राहिम। उसने देखा कि इस आदमी ने किस तरह से इतने सारे गुंडों को अकेले धाराशायी कर दिया। जो लोग जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत दुबला पतला सा लड़का था। दाऊद इब्राहिम वॉज नॉट सम वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, कोई वेल बिल्ट आदमी नहीं था, दुबला पतला सा लड़का था। और दाऊद जिस घराने से आया था, उस घराने में बहुत गरीबी थी, उन लोगों को कभी कभी 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। ऐसा लड़का जो इतना मजबूत भी ना हो, उस आदमी ने जब खालिद पहलवान की छत्र छाया में गया तब उसने लड़ना सीखा। उसको खालिद पहलवान ने कहा, मैंने दाऊद को चाकू चलाना सिखाया, मैंने दाऊद को लड़ना सिखाया, मैंने दाऊद को गोल्ड स्मगलिंग सिखाई, मैंने दाऊद को गोल्ड के रेट्स फिक्स करना सिखाए। यानी बाकायदा जो सारे आप कहते हैं गुर होते हैं ना, एक अंडरवर्ल्ड की चीज़ें, बिकॉज ही दाऊद वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड मैन। वो क्लास 6 का ड्रॉप आउट था, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा था। वो जो नागपाड़े में एक स्कूल है दाऊद सेलर करके, वहाँ से पढ़ा हुआ तो था, लेकिन ही नेवर पास्ड आउट इवन द स्कूल। तो इस आदमी को ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? तो अकॉर्डिंग टू खालिद पहलवान, मैंने सारी चीज़ें दाऊद को सिखाई। तो दैट्स हाउ ही इज़ दाऊद्स मेंटोर। उसने दाऊद को सारी चीज़ें सिखाई। अब दाऊद ने उस चीज़ को सीख करके, अच्छा शागिर्द वही होता है ना जो कुछ चीज़ें अपने गुरु से सीखने के बाद में कुछ चीज़ें अपने खुद ऐड करके बड़ी करें। तो दाऊद ने बाद में उसको और मल्टीप्लाई कर दिया अपने टैलेंट को। एंड आज तक वो साथ में नहीं। देयर केम अ पॉइंट व्हेन समहाउ दाऊद एंड खालिद डिडंट सी आई टू आई। उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्या मतलब आई थिंक इट वाज अबाउट मनी। एंड जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, एक थी जेनाबाई दारूवाली। आई टोल्ड यू ना कि औरतों का मसला अजीब होता है। मतलब कहाँ तो एक इश्क में 2 दोस्तों को लड़ा देती है और कहाँ किसी को मरवा देती है। यहाँ पे जेनाबाई दारूवाली वॉज पुलिस इन्फॉर्मर। जेनाबाई दारूवाली को दाऊद अपनी मासी बोलता था, जेना मासी बोलता था। जेना मासी वॉज अ फ्रेंड ऑफ दाऊद्स मदर।
जो आमिना उसका नाम था, वो और जिना भाई दोनों की दोस्ती थी। दाऊद उसको मासी बोलता था। शी वॉज ऑल्सो पुलिस इन्फॉर्मेंट। तो पुलिस से मतलब कनेक्शन कैसे होगा? अगर एक जगह आप माल पकड़ाएंगी तो पुलिस उस पर ज़्यादा भरोसा करेगा उसके। तो जिना मासी यही क्या करती थी। इसके एक दो बार टिप ऑफ से खालिद का कुछ माल पकड़ा गया। सो समहाउ दाऊद और खालिद के बीच में कुछ इस किस्म की बातें पैदा हुई कि क्या हुआ, मतलब जिना उसकी मासी है, माल पुलिस पकड़ रही है, तो कौन कर रहा है? तो इन दोनों के बीच बातें पैदा हुई। लेकिन दोनों के बीच घनिष्ठता इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच कभी जंग नहीं हुई, इन दोनों कभी लड़े नहीं, ये दोनों के बीच ऐसा मनमुटाव नहीं हुआ जो मैलिस और नफरत तक जाए। इन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि इट्स बेटर कि हम लोग जो है अलग अलग हो जाएं, साथ में रहकर झगड़े हो रहे हैं। तो खालिद बिफोर बॉम्ब ब्लास्ट ही मूव टू दुबई, और वो आज भी दुबई में है, बट दे बोथ नेवर केम इन द सेम पाथ। दोनों एक दूसरे कभी लड़े नहीं और दोनों में बहुत दोस्ती रहती है दोनों के आज भी। मतलब अकॉर्डिंग टू खालिद दे बोथ स्टिल ऑन वेरी कॉर्डियल टर्म्स विद ईच अदर। आज आपको लगता है कि इन टुडेज एरा एंड टुडेज वर्ल्ड दाऊद इब्राहिम जैसा क्रिमिनल बनना पॉसिबल है? कोई बन रहा होगा अभी? हाँ, इन माई वे पॉइंट ऑफ व्यू कि दाऊद उस ज़माने में, चूँकि 1977 में शुरू हुआ था, जिस ज़माने हमारी पुलिस मशीनरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वी डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी, वी डिडंट हैव वाई टैप सर्वेलेंस, हमारे पास सब कुछ नहीं था। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो आदमी का बड़ा बन जाना आसान था। आज के ज़माने में दुनिया ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, आज हमारी विजिलेंस इस कदर ज़्यादा तेज़ हो गई है, हमारी एजेंसीज इतनी ज़्यादा नज़र रखने लगी हैं, अब किसी ऐसे आदमी को बड़ा बनने नहीं दिया जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस द स्टेट themselves want an official gangster for some dirty work। तब तक तो ऐसा कोई आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ओके, यू सेड दाऊद का फ़ोन कॉल के बारे में बात कर रहे थे आप जी स्टार्टिंग में, कि आपने उनके साथ फ़ोन पे बात करी जी, और दाऊद इब्राहिम का फ़ोन पे इंटरव्यू लिया। तो क्या उनका डिफेंस था कि 1993 में मैंने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया? he says I was not involved, he says कि आप मुझे एविडेंस बताइए क्या है। एंड इन्वॉल्वमेंट नहीं होने का क्या रीज़न था उनका? कैसे प्रूफ कर रहे थे कि नहीं है? वो देखिए, उसका उस ज़माने में तो मैंने किताब लिखना शुरू नहीं की थी। 1998 में मैंने सिर्फ रिसर्च ब्लैक फ्राइडे पे शुरू की थी। तो आई वॉज नॉट रेडी विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द एविडेंस टू क्वेश्चन हिम, या बट उसका जो थ्रू आउट ये था कि मैं बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं हूँ, मैं इस देश से बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे आज भी जे का चौराहे का वो सिग्नल मुझे बहुत पसंद है, मुझे डोंगरी गलियाँ पसंद है, मैं उस शहर से मोहब्बत करता हूँ। और मुझे मतलब उसने उस इंटरव्यू में कहा है, मुझे ये अरमान है कि मैं एक बार आऊँ और मुंबई में आकर के मैं फिर से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। वो उससे ये कह रहा था। और उसका कहना है कि उसके माँ बाप जो है उनका देहांत यहीं हुआ है, उनके माँ बाप उसके यहीं मरे हैं, मुझे भी यहीं आना है, उनके बाप उनके पास ही दफन हो रहा है, मेरा भाई साबिर भी यहीं दफन हुआ है। सो ही काइंड ऑफ शोड लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स द सिटी। सो ही वाज ट्राइंग टू से कि व्हाई शुड आई डू इट। आपने बोला था अबू सालिम के बारे में जब आप बात कर रहे थे जी, कि गुलशन कुमार वाला केस, उसमें आप बहुत पर्सनली अफेक्ट हुए थे। जी, क्या था पूरा केस? हुआ ये था ना कि ये बात है अगस्त 1997 की। अगस्त 1997 में फिल्म पर्सनैलिटीज़ पे काफ़ी हमले होने लगे थे। सुभाष घाई पे हमला हुआ था, राकेश रोशन पे हमला हुआ था, और आमिर खान पे हत्या करने के प्लान करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब 5 अगस्त 1997 को जब सुभाष घाई पे हमला हुआ था, तो मैंने फ़ोन किया अबू सालिम को। मैंने कहा वाई आर यू डूइंग दिस, मतलब तुम क्यों फिल्म वालों पे क्यों हमले करवा रहे हो, क्यों गोलियां चलवा रहे हो, मतलब वाई, इन लोगों को क्यों? तो कहने लगा मैं उनको मरवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको डरा रहा हूँ, उनको मुझे सीरियसली समझाना चाहिए। और तुम तो अपने वाले हो यार, तुमको उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं अपने वाला नहीं हूँ, माई वाइफ इज़ नॉट अ मुस्लिम एंड आई एम नॉट समवन हु विल बी पार्ट ऑफ अपना वाला मेरा वाला, डोंट इवन से दैट नेक्स्ट टाइम। उसको बहुत बुरी लगी थी ये बात। एनीवे, तो लेकिन फिर उसने मुझसे कहा अच्छा सुनो, इन लोगों को तो मरवा नहीं चाह रहा था, अगले हफ्ते मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि तुमको पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। ये 5 अगस्त के दिन मैं भागा इस सुनते ही, और मैंने क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर को जाकर कहा कि मेरी अभी अबू सालिम से बात हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग देख लें कि कौन कौन आदमी अबू सालिम के राडार पे हैं, किसको इसको थ्रेट मिला है, और कौन कौन जो है वो अबू सालिम उसको धमका रहा है, मारना चाह रहा है।
उन्होंने पहलाज नीलानी जो वक़्त जो है शायद इम्पा के शायद हेड थे उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। उन्होंने शायद और लोगों की सिक्योरिटी बढ़ा दी होगी, मुझे नहीं पता, मुझसे उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात समझते हैं। और एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद 12 अगस्त 1997 गुलशन कुमार जो है उनकी हत्या होती है अंधेरी में, महादेव मंदिर आसपास के पास। आई थिंक इज़ गॉन टू दैट मंदिर समवेयर। और बहुत ही नृशंस हत्या, बहुत बुरी तरह से उनको जो मारा गया। उनका गार्ड भी नहीं था, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी कुछ नहीं थी। एंड वॉट एवर हैपन, द मैन समवन जो शॉट हिम एंड एस्केप्ड। तो बस मेरे लिए ये था कि मुझे पता था कि हत्या हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने पुलिस को बताया है, और फिर जिस बेदर्दी से मारा गया, दे वर नॉट एबल टू मेक अ टाइट केस। मतलब जो उसके खिलाफ जो लोग, उन्होंने अबू सालिम के जो खिलाफ केस बनाया था, वो एक उनका जो इन्फॉर्मर था वो घड़ी घड़ी आगे पीछे हो रहा था। जिन लोगों को उसने शूटिंग की गिरफ्तार किया था वो लोग नहीं हो रहे थे, जो कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो लोग इन्वॉल्व किए थे। तो मतलब कहने को पुलिस ने बहुत कुछ किया, मतलब बहुत से फिल्म स्टारों को बुलाया, उनको उनके स्टेटमेंट लिए, बहुत कुछ किया, बट देन इन द एंड जो है कुछ हो नहीं पाया उस केस के अंदर। और इसीलिए जब अबू सालिम जो आया भी 2005 में, जब एक्सट्राइड होकर आया भी, तो उसके बाद भी उस पर वो केस में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो आई जस्ट थॉट कि हाउ, मतलब पुलिस मशीनरी क्यों कुछ नहीं कर पाई, एंड वाई इज नॉट बीन ब्रॉट टू बुक फॉर दैट पर्टिकुलर केस। बस ये मसला था। एंड आपको क्यों लगता है कि क्यों मारा होगा उन्हें? ये मामला जो है वो बहुत अजीब सा है, आज तक मालूम नहीं पड़ा। लोग नदीम सैफ़ी को कहते हैं कि उसकी कोई राइवलरी थी जो उसने जो है सुपारी दे के मरवा दिया। लोग बहुत सी नाम लेते हैं कि क्या था। रियल केस तो आज तक पता नहीं। जब अबू सालिम को मैंने पूछा कि भाई तुमने क्यों उस बेचारी की हत्या कर दी, तो कहने लगा कि आप जाके अलकड़वानी से पूछो, आप ये करो। मतलब व्हाट डू आई से, आई मीन ये क्या बकवास कर रहा था वो। बट सिर्फ मुझे इतना पता चला कि वो एक्सटॉर्शन करना चाह रहा था। गुलशन कुमार डिड नॉट वांट टू सकम टू हिज प्रेशर। गुलशन कुमार ने उसको रिफ्यूज़ किए पैसे देने के लिए, एंड ही वाज श्योर कि वो अबू सालिम से कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इट फाइनली बिकेम एन ईगो का मामला कि उसने कहा था पहले तो 5 करोड़ मांगे थे और फिर 5 लाख पे आ गए, लेकिन गुलशन कुमार उससे चूँकि डरे नहीं, तो ही जस्ट थॉट कि ही विल मेक अ लेसन आउट ऑफ हिम एंड ही गॉट हिम किल्ड। एंड आपको कभी किसी ने धमकी दी है, थ्रेटन किया है? हाँ, अंडरवर्ल्ड से, पुलिस से, दोनों तरफ से। क्यों? मतलब मैं थोड़ा सा पागल सा आदमी हूँ ना मैं तो वैसे पागलपन करता रहता हूँ लोगों को, और मुझे पता नहीं आउटकम क्या होगा, तो मैं करता रहता हूँ। क्या बोला, क्या थ्रेट किया, और पागलपन मतलब क्या? एक आईपीएस ऑफिसर थे, मतलब पहले पुलिस का बता दूँ फिर आपको अंडरवर्ल्ड का बताता हूँ। आईपीएस ऑफिसर? जी, एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ जो है मैंने एक स्टोरी कर दी कि ये जो है वो ज़बरदस्ती के अपने फेमस होते रहते हैं, और ये जो है ड्रग सीज करते हैं, आधी ड्रग दिखाते हैं, आधी मार्केट में बेच देते हैं, और उससे पैसे बना लेते हैं, और इनका अपना करप्शन एम्पायर चल रहा है। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया। इन्होंने हमारे एडिटर को फ़ोन कर दिया, और फ़ोन करके कहा कि कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं आप पे डिफेमेशन करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, और ऐसा चल रहा है। तो अब मैंने कहा कि अभी इनका डिफेमेशन आता होगा, शायद अभी टाइम है, 2-4 दिन लगेंगे। तो एज अ जर्नलिस्ट आई वॉज वेरी एग्रेसिव। मैंने कहा ना, मैं पागल था, उस वक्त भी था, आज भी हूँ, उस वक्त ज़्यादा पागल था, आज तो खैर थोड़ा सा कम हो गई पागलपन। मैंने सोचा इनका डिफेमेशन आने से पहले मैं इनके खिलाफ एक स्टोरी और कर दूँ। उनके विभाग के एक ऑफिसर के बारे में मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट निकाल ली, जिस ट्रांसक्रिप्ट में वो साफ साफ कह रहे थे कि मुझे उनके उस सीनियर ऑफिसर ने बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन दिए थे ऐसे करने के। इट्स अ ट्रांसक्रिप्ट जो इंडियन एक्सप्रेस ने बाद में अपनी अखबार के 8 कॉलम फ्लायर में छापी, बाकायदा उस ऑफिसर का नाम भी और दूसरे ऑफिसर के नाम के साथ में, कि ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही गोरखधंधा। अब ये वाली चीज़ से वो तिलमिला के रह गए, और उसने सोचा कि मैं तो चाह रहा था कि इसको जो हूँ मैं रोकूं डिफेमेशन के धमकी से, इसने लिख दिया है। तब उसने फ़ोन किया मेरे एडिटर को फिर से और कहा मैं इसको प्रोफेशनली फिनिश कर दूंगा। मुझे भी फ़ोन किया, उसने कहा मैं तुमको प्रोफेशनली फिनिश, ये सब उसने बहुत सा कहा। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कह रहा हूँ। आपका डिफेमेशन कब आने लगा बताइए, कल परसों आ रहा है, मैं एक स्टोरी और छाप देता हूँ। तो यानी उसको लगा कि अगर वो छापे करेगा और मैं उसको छापते रहूँगा तो तब वो रुक गया। और फिर उसने खाली एक ऑफ़र मेरे एडिटर को दिया कि उससे कहो कि बहुत कहानी ना करे, मैं डिफेमेशन नहीं लिखूंगा। मैंने कहा मैं करता रहूँगा, कहानी मुझे और मिलेगी। तो
ये अलग बात है मुझे मिली नहीं, मतलब और लोग घबरा गए कि ये क्या होगा, अगर मिली हो तो मैं बाकी और लिख देता। हाँ, तो ये तो पुलिस वालों का था। फिर अंडरवर्ल्ड कैसा था कि मैं मिड डे में काम कर रहा था, और मतलब ये बात शायद 2003 की है। तो उस ज़माने में क्या है कि आई हैड अ प्लेस जहाँ पे मतलब जब भी कोई कॉल आता था, मतलब जितने वैसे अंडरवर्ल्ड के बहुत से लोग हैं जो मोबाइल पे फ़ोन नहीं करेंगे, दिल कॉल फ्रॉम PCO। तो मेरी लैंडलाइन पे कॉल आया, और कॉल आके वो आदमी ने मुझे एक पर्टिकुलर कहानी पे धमकी दी। अब मेरी प्रॉब्लम थी कि वो सारे माहौल ऐसे थे कि मैंने उसको स्पेसिफाई किया नहीं। मैंने उस ज़माने में एक कहानी की थी कि हाउ एट दैट टाइम रूलिंग गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर था, ही वाज इनॉग्रेटिंग एन ऑफिस डोंगरी में। एक सलीम पटेल करके था जो हसीना परकार का ड्राइवर था, उसके जगह पे उसकी प्रॉपर्टी में वो अपनी पार्टी का ऑफिस इनॉग्रेट कर रहा है। मैंने मिड डे की फ्रंट पेज पे ऐसे छाप दिया था। तो अब मुझे पता नहीं, उसके बाद ही मुझे कॉल आता है, पता नहीं किसका कौन था क्या पता नहीं, लेकिन उस आदमी ने फ़ोन करके मुझसे अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दी। मुझे धमकी ने कहा देखो आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, ये हो जा, सुधर जाओ सब। अब मैं पहले सुनता रहा, क्योंकि मैंने कहा अभी जो बकवास आदमी करने वाले होते हैं एक और स्टॉक खत्म हो जाए मेरा काम हो जाएगा। फिर जब बोल चुका और मुझे जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कोई डर वर दिखा रहे नहीं करूँगा ऐसे हुआ नहीं, तो बोला मुझे पता है आपका एक बेटा भी है और हम देखो कुछ भी कर सकते हैं। ये वाला जो था ना, दैट वाज लाइक बिलो द बेल्ट, आई कुड नॉट टेक इट। लेकिन अब मेरी एक चॉइस ये थी कि मैं या तो डर जाऊं या तो मैं ना डरूं। तो आई टोल्ड हिम क्लियरली कि आपको शायद पूरी बात नहीं पता है, मेरे बेटे का नाम अली है, 6 साल का है, सरस्वती विद्यालय में पढ़ता है वो। तो अब जो इतना सब बता दिया तो वो आदमी थोड़ा सा हैरान हो गया, और तब उसके पास ने एक वर्ड नहीं कहा। यानी मैंने सिर्फ सुना कि वो 10 सेकंड शायद और था, गुस्से में उसकी मुझे सांसें तेज चलने की आवाज़ आ रही थी, बट ही काइंड ऑफ अस्कैद केप्ट द फोन डाउन। यहाँ से वो जो है एक धमकी आई थी, जो उसके बाद ऑल ओवर धमकी नहीं थी मुझे। डू यू थिंक आज भी अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? दाऊद है, शकील है, राजन है, तो सारे गैंग्स तो आज भी हैं, लोग तो हैं, मतलब उनके लोग हैं, दे आर नॉट एज एक्टिव। बट अभी भी कोई एक्टिविटीज हो रही है, क्राइम होता है, परफॉर्म कर रहे हैं, अब छोटे मोटे लोग हैं जो छोटी चीज़ें। अब लोग बाय एयर जो है, जो गोल्ड स्मगलिंग होती है, बाय एयर जो ड्रग्स होते हैं, बाय एयर जो एक्सपेंसिव फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। आपको पता है इस वक्त कस्टम्स जो है वो सबसे बड़ा सीजर जो होता है उनकी, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो इंडिया में बहुत महंगी होती हैं और बाहर से लोग बहुत सस्ते में ला के उसको यहाँ पे बेचते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों की स्मगलिंग होती है अब भी, लेकिन एयर से होती है, लेकिन अब ये गैंग वाइज नहीं होती है, ये छोटा छोटा कार्टेल्स होता है जो यहाँ फैला वो लोग करते हैं। ओके, प्रॉपर अंडरवर्ल्ड जैसे बना हुआ नहीं, अब बना हुआ जैसा नहीं है। राइट। एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन लॉरेंस बिश्नोई और ये सब जो करते हैं? लॉरेंस बिश्नोई कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट को जो है लोग कभी कभी जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ लोग अपनी अपनी हदों में बाकी रहें। आई विल ओनली से दैट मच। मतलब एक्सप्लेन करो। मतलब आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि लॉरेंस बिश्नोई एक जेल में है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है। हाउ डज लॉरेंस बिश्नोई या उसका कोई आदमी फेसबुक पे जो है हत्या करके इस चीज़ को जो है वो कर सकता है कि मतलब हमने बाबा सिद्दीकी का मर्डर इसलिए कर दिया कि वो सलमान खान का दोस्त था। एंड हाउ नोबडी काइंड ऑफ फाइंड आउट दिस थिंग। किसी ने कहा बोला और इन लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया और उस चीज़ को अपने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा मान लिया। सो आई जस्ट थॉट कि वाई, मतलब मेरे तो समझ से बाहर है, मैं उस केस को फॉलोअप नहीं किया है, बट जो भी मैंने अखबार में आया और जो भी कुछ लोगों से बात की है, टू मी इट लुक्स वेरी कन्वीनियंट थिंग ऑफ सॉल्विंग अ केस। बस यू फील बोगस है, रियल नहीं है? आई विल नॉट से, देखिए पुलिस का केस है, सब्जुडिस है, मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, आई शुड नॉट गिव माय ओपिनियन। आई जस्ट थॉट कि द कॉप कुड हैव डन सम मोर वर्क ऑन दैट। नॉट दिस केस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। आपने बोला एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट मतलब बोगस है, ये रियल नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए, माय पॉइंट इज कि यू विल किल अ पॉलिटिशियन ओनली बिकॉज ही इज अ फ्रेंड ऑफ समवन। मतलब मुझे ये बात हजम नहीं होती है, एंड आई एम श्योर औरों को भी हजम नहीं होगी कि आप किसी के दोस्त को क्यों मार दे रहे हैं। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि बिश्नोई समाज, मतलब उनकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि दे आर एनवायरमेंटलिस्ट। मतलब उनके बुजुर्गों ने अपनी जानें क्यों दी हैं
पेड़ बचाने के लिए, उनके बुजुर्गों ने जान दिए हिरन के बच्चों को बचाने के लिए शिकारियों से, उनके बुजुर्गों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों का बलिदान किया है बड़े बड़े चीज़ों के लिए। अब आप अगर उस समाज को मानते हैं, उस समाज की मर्यादा रखते हैं, तो आपकी ह्यूमन लाइफ शुड बी मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द होल पैराडॉक्स, बस। बट डू यू फील there's like a lot of conspiracy around it कि कुछ पावरफुल लोग करवाते हैं ये काम और मैं फिर आपसे- उसके बाद बस वो नाम यूज़ कर लेते हैं बिकॉज आज चल रहा है नाम तो चला देते हैं। आई टोल्ड यू इट्स अ कॉन्सेप्ट। You feel that's the real? It's a concept. My point is he's in jail. He's in the hands of the government. The government should be able to totally decode it. बस। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना कि इसका क्या वो एक्चुअली रहस्य क्या है, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड एंटायर थिंग। आपने इतने सारे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स से मिले हो, कोई साइकोलॉजिकल ट्रेट देखा है सब में जो सिमिलर हो या कोई पैटर्न देखा है? They are very insecure deep down. I have not seen any gangster who is very confident. I have मतलब not seen any gangster जो बहुत सिक्योर हो। उन सब के अंदर एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी होती है जो उनको गैंगस्टर बनाती है, जो उनसे सारे जुर्म कराती है, सारी हत्याएं कराती है। इनसिक्योरिटी मतलब कैसी? मतलब उसको लगता है कि मुझे जीना है, मुझे जो है पैसे बनाने हैं, मुझे पावरफुल होना है, मुझे और बड़ा होना है। मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक वो गैंगस्टर अपने में सिक्योर होगा तब तक जो है वो ऐसे कोई अपराध नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल माय पॉइंट इज, आज ये जो लोगों का ट्रेंड निकला ना जिन क्रिमिनल्स का, वो लोग सारे क्या हवा देते हैं, हालात की मजबूरी ने मुझे क्रिमिनल बना दिया। या टेररिस्ट क्या बोलते हैं, मुझे हालात की मजबूरी ने, सरकार की नाइंसाफ़ी ने बना दिया। माय पॉइंट इज, व्हाई डोंट एवरीवन बिकम्स ट्राई टू बिकम अ गैंगस्टर, व्हाई एवरी मैन इज़ नॉट बिकमिंग टेररिस्ट। तो ये एक इनसिक्योरिटी है जो उनको ड्राइव करती है इस तरह करने के लिए। अदरवाइज पीपल नो कि उनको चॉइस क्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज जितने भी लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल बने हैं, दे ऑलवेज हैड द चॉइस टू बिकम गुड पीपल। नहीं बने उन्होंने, उनको सिक्योरिटी के उनको पुलिस एनकाउंटर कर देगी, या उनके पास कोई और लेजिटिमेट सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, या फॉर एग्जांपल उनको इस गैंग का हिस्सा रहना है वरना उनको भाई गैंगस्टर मार देगा। मतलब सम और द अदर इनसिक्योरिटी हैज़ काइंड ऑफ, या वीक लग रहा है खुद में तो पावरफुल बनना। बस मतलब उनको बेसिकली द पॉइंट इज उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि मैं जो हूँ लाइफ में, जो हूँ ज़िंदगी में, मुझे ये नहीं करना है। एंड बस इसकी वजह से जो है वो लोग लाइफ में ये बुरा रास्ता अख्तियार करते हैं। सारे गैंगस्टर्स में ये सिमिलर होता है। Insecurity is there and everywhere, in every gangster. Perfect. Thank you so much Thank you, Raj. for spending time. It was बहुत बहुत pleasure शुक्रिया। having you. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया राज। सब बहुत बढ़िया, इंस्पायरिंग है। मतलब ये वेरी डोंट टॉक, फूड इज इंस्पायरिंग। मुझे खाली तक सुन के आना चाहिए अब तक। आई एम मिसिंग सो मच इन लाइफ। Try again and again and again and again and again and again. Hello. Hi, Raj. हुसैन जैदी नाम है मेरा। I was a journalist. मैंने एक किताब लिखी जो इत्तेफाक से फिल्म बनी। So nice to meet you. Pleasure meeting you, sir. Thank you. किताबें नहीं, बहुत किताबें लिखी आपने। मुझे बैठ के किसी ने समझाया, एक फिल्म मेकर ने और एक आदमी ने, कि तुमको जाके राज शर्मा से कुछ सीखना चाहिए। वो मुझसे बहुत यंग आदमी है। ऐसे गिल्ट ट्रिप में मत डालो सर, ऐसे नहीं है बिल्कुल। दैट यू आर ब्रेकिंग द केज। दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ। नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आएँ आपके लिए। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।